जी लाइव है हम लोग जी। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस सलीम मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। आज धमाकेदार लाइव फर्स्ट टाइम हो रहा है यूट्यूब पर और हमारी खुशकिस्मती है कि यूट्यूब पर जो सबसे ज्यादा जिन्हें देखा गया है वो हमारे साथ मौजूद है। सरिता मैम हमारे साथ मौजूद है और पूरा जो है वो 1.5 साल हो गया। सरिता दीदी जो है वो अल्लाह पे माशाल्लाह दमादम मस्त कलंदर इन्होंने किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं और सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फयाज भाई को कौन नहीं जानता, फयाज भाई को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो फयाज भाई की वजह से हम जाने जाते हैं। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दीदी आपका बहुत शुक्रिया। पूरे पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको सैल्यूट किया जाता है, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, पूरे पाकिस्तान के वालिदैन की तरफ से आपको सैल्यूट किया जाता है। आपने जिस तरह एक बाप का साथ दिया, जिस तरह आप बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। इंशाल्लाह आज लाइव में उन सब के हम नाम लेंगे और उन्हें खराजे तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। और हमारे जितने डाउट थे जो हम एजुकेशन में पढ़ते रहते थे, नहीं जी ऐसे होते हैं, फलां ऐसा होता है, फलां ऐसा होता है, सब झूठ है, सब झूठ है। इंडियंस आर ग्रेट, ग्रेट। और उन्होंने साबित किया, इस केस में उन्होंने साबित किया कि वाकई वो ग्रेट है। और सबसे पहले वो इंसानियत को देखते हैं, मजाहिब उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा जो मजहब है वो आपका इंसानियत है। ये उन्होंने प्रूव किया है इसके ऊपर। आप यकीन करें, इतने लोग जुड़ते हैं और दुआएं करते हैं और बस मैं और क्या इनके बारे में कहूं। आज हमारा जो स्पेशल लाइव है, उन तमाम लोगों का हमने शुक्रिया अदा करना है जो एक बाप के दर्द को समझते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं, बच्चियों के लिए आवाज उठाते हैं। हम आगाज करते हैं और आपको मैं सिर्फ एक बात अच्छी बताना चाहता हूँ। शुरू में मैं हमेशा कोई अच्छी बात करता हूँ, किसी भी महफिल में बैठा हूं, फिर उसके बाद हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। जब से कायनात बनी है, जब से कायनात बनी है, खैर और शर, अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है शुरू से। जब मेरी आवाज आपको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आ रही है। ये जो बुरे काम होते हैं, भगवान और अल्लाह सिर्फ हमें दिखाना चाहते हैं कि कौन सा शख्स बुराई के साथ बुराई को पसंद करता है और कौन सा शख्स अच्छाई को पसंद करता है। उनको तो मालूम होता है कि अच्छा कौन इंसान है और बुरा कौन है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वो ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिससे पता चलता है कि कौन अच्छाई के साथ खड़ा होता है और कौन बुराई के साथ खड़ा होता है। तो फयाज भाई, ये केस लेकर तो हम किसी और तरफ चले थे, लेकिन अब आपस की लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं, ठीक है जी। हेट स्पीच शुरू हो चुकी है और एक दूसरे को ब्लेम गेम किया जाता है, एक दूसरे की लाइफ देख के जेलस हुआ जाता है, एक दूसरे के व्यूज देख के आग लगती है। तो हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है। और मैं 1.5 साल में कभी भी लाइव में नहीं आया, लेकिन मैंने अब देखा सरिता दीदी कि अब बहुत केस ना डिफरेंट वे पे चलना शुरू हो गया है। लोग आपस में शुरू हो गए हैं, मतलब वो बीच में जो हकीकत है वो उसी जगह पे पड़ी हुई है, लेकिन लोग आपस में एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाने में जो है, और इंडियंस के साथ, पाकिस्तानी के साथ, तो वो मेन चीज जो है वो रह गई है। माइक गया अब सरिता दीदी के पास, और अगर वापस आ गया तो हम बात करेंगे। जी जी दीदी, थैंक यू सो मच भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप बिल्कुल रूबरू हुए हैं हमसे, नहीं तो आज तक हमने सिर्फ एक मुखौटा ही देखा था। और भगवान की दया से आज हम लोग यहाँ पे हैं आपके साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। आपने
इस लाइफ का हिस्सा बनाया। डेफिनेटली देखिए, हम अगर बहुत पीछे जाएं तो बहुत सारे लोग थे, सच में बहुत सारे लोग थे जो एक पिता के साथ खड़े थे। सब सबका सब सबके सब लोगों का जो एक माइंड सेट था, बिल्कुल 4 बच्चों के ऊपर था, एक पिता के और 4 बच्चों के साथ में। लेकिन धीरे-धीरे करते जब एक साल एपी सिंह जी ने ऐसा खींचा कि उन्होंने मतलब एक च्युइंगम की तरह से उसको खींचा कि भई मैं वकील, और हम लोग वही बेवकूफ बनते रहे कि वाक़ई में अगर ये वकील हैं तो ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और हम लोग इतने बेवकूफ बन भी गए कि वाक़ई में एक वकील भई हमसे झूठ क्यों बोलेंगे? हमें क्या पता था वकील ही इतना झूठा है। तो बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, काफी खींचातानी थी, कश्मकश में भी थे। बट जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे थे आगे, हम लोग बस लाइवों में जाना, जिस तरह से मेरा कोई चैनल नहीं है तो मेरे को भी जहां से बुलावा आ जाता तो मैं भी अपनी बात रखने के लिए, एक पिता के लिए और सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए, जब हमें इस महिला का हकीकत का पता चलता है तो हम इस महिला को बिल्कुल भी हम वो नहीं किनारा करते हैं कि नहीं, ऐसी महिला नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे करते एक बीच में एक ऐसा मोड़ आया कि जब इस महिला ने हुकूमत चलाना शुरू कर दिया हमारे ही लोगों पे, हमारे यहाँ पे ऐसी हुकूमत चलानी शुरू कर दी इसने कि आप यकीन नहीं कीजिएगा कि जो लोग आज दुश्मन बने हुए हैं वो लोग पहले हमारे साथ में काम करते थे, हम उन लोगों के साथ में काम करते थे। फिर इसने फूट डलवाने की कोशिश की और बहुत ऐसी फूट डाल दी इसने कि अब वाकई में 2, 3, 4 हिस्सों में सारा वो हो गया है। जिन लोगों को बात करनी है वो बात कर ही लेते हैं, अदरवाइज तो फिर लाइवों में क्या होता है कि एक की रिकॉर्डिंग सुनाई, दूसरे की रिकॉर्डिंग सुनाई, एक की बातें बताई, दूसरे की बातें बताई। एक तो कॉल चाचा चला गया था और एक तो कॉल चाचा फिर से आ गया है दोबारा। एक तो कॉल चाचा, एक तो अंडरग्राउंड हो गया, एक और दोबारा आ गया। और कल मैंने उसकी वाट लगाई तो आज उसने सॉरी फील किया है एक वीडियो में, बट अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ। हाँ, जहां तक केस की बात है, केस को जिस तरह से मोमिन सर ने सुलझाया है ना, उस तरह से हम लोगों ने उलझाया है। हम लोग पर्सनल पे चले गए हैं, हम लोग एक दूसरे से फाइट करना, ये करना, वो करना। और कहा व्यूज की बात कहाँ पे है? आप 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो आप क्यों व्यूज की कल्पना करते हैं, या उन व्यूज को क्यों 24 घंटे वो भी यही कहती है, गाली वो हमको दे जाती है, लास्ट में वो पाकिस्तान का नाम लिख लेती है। अब वो डायरेक्ट तो हिंदुस्तानियों को गाली दे नहीं सकती है, लेकिन कुछ एक टाइम पीरियड ऐसा है कि उसने हिंदुस्तानियों को भी गाली देना शुरू कर दिया। अभी कल की बात आप देखें कि कल की अगर आपने उसकी वीडियो देखी होगी, मैंने भी अभी थोड़ी सी देखी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसकी शक्ल देखने में। तो जिस तरह से वो हिंदुस्तानियों को भी और पाकिस्तानियों को भी और ज्यादातर उनको हैदर भाई को, जैसे बीच में भी उसने हैदर भाई को बहुत डिस्टर्ब किया। उसने सोचा कि मैं इसको जितना पॉइंट, इसको जितना जितना पिन करूंगी ना, हो सकता है कि शायद एक पीछे हट जाए। लेकिन उसको ये पता नहीं कि हिंदुस्तान, जब वो बोलते कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ में है, और पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान और जितने लोग देख रहे हैं वो सारे के सारे हैदर भाई के साथ में है, उन 4 बच्चों के साथ में है। तो इस महिला ने इतना गंद मचा दिया, इस महिला ने पैसे देने शुरू कर दिए लोगों को कि मैं पैसे दूंगी आपको, आप गालियां दीजिए हिंदुस्तानियों को जो हैदर के लिए खड़े हो रखे हैं, जो मेरे बच्चे हैदर को देने के लिए खड़े हो रखे हैं। और हमने खूब गालियां खाई। आपने देखिए 1 साल भर से सरिता दीदी गाली खा रही है, और गाली खाने का भी क्या हुआ है? अगर इन लोगों को गाली ही देनी है तो उस बेगाना तो उसको गाली दो, जो औरत इतना सारा कुछ करके आई है। अगर आप लोगों में, अगर आप लोग एक माता पिता हैं, देखिए जो लोग माता पिता हैं वो सही के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि नहीं हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना है, हमने एक महिला को, जो बाहर देश से महिला आ रखी है, हमें उसे सपोर्ट करना है, तो देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पक्ष 2 होते हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। हम उन बच्चों के लिए अगर फाइट कर रहे हैं और कोई अगर सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं नहीं मानती हूँ कि हम लोगों को आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, आप कीजिए उसको सपोर्ट, लेकिन उसको आप जब सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी गलतियां भी तो गिनवाइए ना, आप उसकी गलतियां गिनवाइए। जिस तरह से हम हैदर भाई के साथ में हैं, हैदर भाई के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, बट कोई उसकी गलती नहीं गिनवाता है। सबको ये लगी रहती कि एक महिला है, महिला है, महिला है। भाई हिंदुस्तान में महिलाओं को उच्च स्तरीय उस पर रखा जाता है, लेकिन ऐसे भगोड़ियों को नहीं, या ऐसे जो इनलीगल आते हैं उनके लिए नहीं।
अपने कानून को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अपने संविधान को हमने पढ़ा है, हम बाबा साहब को हम बहुत फॉलो करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान पे चलते हैं। उसके बावजूद भी अगर इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है तो मेरे को लगता है कि इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी भी पक्ष में बोलने का। अगर आप लोगों को संविधान के बारे में उसके लॉ लीगल उसके बारे में पता नहीं है तो आप लोग चुपचाप बैठे रहिए एक किनारे पे, आप देखते रहिए कि मोमिन सर क्या कर रहे हैं। फिर मोमिन सर पे तंज कसना, ये करना और अपनी लाइफों में जाके बोलना कि हम देखते हैं, हमने तो गालियां देनी है, थंबनेल भी लगाने हैं, क्या कर सकता है मोमिन मलिक, क्या नहीं, मतलब उन्होंने ये बोला कि हमको कोई रोक नहीं सकता है। बहुत खींचातानी देखी 1.5 साल में, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि मतलब अभी 3-4 ऐसे वो हो गए हैं, झुंड हो गए हैं कि जो किसी को गाली देते हैं, फिर उसके बदले में शाम को उनको उसका जवाब मिलता है। शाम को रात को वो सुन लिया, फिर अगले दिन में एक लाइव चलती है, फिर वो लाइव में वो बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं और इस तरह से केस को जो है 2-4-4-6 लोग ही जो है जो सीरियसली ले रहे हैं वो कर रहे हैं। अब वो लोग भी गाली खा रहे हैं, जो लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, जो लोग सीरियसली चाहते हैं कि कोई हमसे इन बच्चों के बारे में पूछे, इन बच्चों के बारे में हम काम करें। जिस तरह से मोमिन मलिक साहब के संपर्क में मैं रहती हूँ 24 घंटे की, सर अब ऐसा हो गया है, क्या होगा, अब बच्चों के रिगार्डिंग क्या होगा, क्योंकि मुझे शाम को किसी न किसी की लाइफ में जाना है तो उसके बिहाफ पे मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। और जिस तरह से मेरे पास खबरें आती हैं तो मैं उन तक भी पहुंचाती हूँ। जिस तरह मेरे पास इनकी जो कोई बात आती है तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब उन लोगों के पास पहुंचाऊं, चाहे वो प्याज भाई हैं, चाहे वो फैजल भाई हैं, चाहे शाहिद भाई हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, मैं उन तक के पहुंचाऊं। और व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ जितने सारे लोग होते हैं कि मेरे पास जो खबर आती है मैं मोस्टली सबको पहुंचाती हूँ सिवाय आपके, क्योंकि आपको फिर बाद में वो बनानी होती है, न्यूज बनानी होती है, तो इसलिए आपको नहीं पहुंचाती हूँ। तो बहुत थक गई थी मैं, बहुत थक गई हूँ इन लोगों की गाली सुन के। और मैंने एक वो किया कि बस अब मैंने किसी के साथ मैंने टीम में नहीं जाना है। जिसको मेरे से बात करनी है, जिसको केस के रिगार्डिंग बात करनी है, आप 1 to 1 करिए और बिल्कुल मैं आपके साथ में हाजिर होंगे। और मैं इसलिए भी मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं करती हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं और जो चीज हम कहना चाहते हैं वो कहीं नहीं जाती है, शोर शराबा होता है, देन उसके बाद क्या होता है कि मैंने ये बोलना था, उसके बाद फिर झगड़ा। बेसिकली मेरा टीम जो करने का, जो टीम यार्ड पे नहीं आने का यही एक मकसद है कि मैं लड़ाई से बिल्कुल भी मैं वो नहीं करती हूँ, मैं लड़ाई से दूर रहना चाहती हूँ। कोई मुझे कितना भी बोले, कोई मुझे कितनी भी गालियां दे, मुझे बहुत गालियां देते हैं कि पाकिस्तानी की लाइफ में जाती है तो हिंदुस्तानी की लाइफ में नहीं जाती है। मैं सबकी लाइफ में जाती हूँ जहां मुझे इज्जत से बुलाया जाता है। मैं मेरे हिंदुस्तानी भाइयों की लाइफ में भी जाती हूँ, हिंदुस्तानी बहनों की लाइफ में भी जाती हूँ। लेकिन मेरे को पता क्या है, एक टांग इधर से खींचते, एक टांग इधर से खींचते, मैंने कहा खींच लो, मेरा तो कद बढ़ रहा है, जितना मर्जी खींचो, पर मैं नहीं। शुरू से और अब तक बिल्कुल भी कभी भी ये मन में नहीं आया कि मैं ये केस लीव कर दूं या इस केस से मैं दूर हो जाऊं, नहीं। क्योंकि जब से मोमिन मलिक सर आए हैं तब से तो हमारी जो आशाएं हैं, जो हमारी वो है, वो और बढ़ गई हैं कि नहीं अब हमें इस केस में रहना है। अब आप ये देखें कि मेरी गुलाम हैदर से जब भी बात होती है, पिछले दिनों आपको पता था एक इशू उठा था कि गुलाम हैदर ने मोमिन सर को मतलब थोड़ा सा वो हाइपर हो गए थे ना बहुत ज्यादा। उसी दिन मैंने आपसे डिस्कस की थी कॉल के ऊपर, इसके ऊपर सारी बात की थी आपके साथ में। मैंने उस गुलाम हैदर को पता क्या, मैंने कहा आपको पता है कि इस वक्त आपसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी है ना वो मोमिन मलिक साहब है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इस वक्त जो जान का खतरा है वो मोमिन मलिक को है, क्योंकि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, सिस्टम के साथ। बिल्कुल। और हम जानते हैं ना, यहाँ एक केस हुआ था दुआ ज़ारा केस, आप जानती होंगी। यहाँ पे एक बड़े अच्छे वकील जैसे हमारे मोमिन मलिक हैं, भाई हैं, इसी तरह जमरान नासिर थे। और वो आप यकीन करें सरिता दीदी, वो सिस्टम के साथ लड़े थे। आपको पता मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता, आप समझ रही हैं। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी हमारे सामने पर्सनालिटी है वो मोमिन मलिक साहब हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। बड़ी बात यह है,
जब उनके लाइव आते थे ना, अच्छा वो लोग इस चीज को नहीं समझते, फयाज भाई वकील हैं, वो इस चीज को समझते हैं। उन्होंने सबसे पहले आके जो गेम खेली ना, वो हम लोग समझ रहे थे, क्योंकि हम तकरीबन 35 साल से जर्नलिज्म में। उन्होंने आते ही केस पे केस डालना शुरू किए, केस पे केस डालना शुरू किए। अब हमें सारी समझ आ रही थी कि ये किस तरह अपना जाल पूरा बिछा रहे हैं, क्योंकि अगस्त से आपको पता है फिर इनके साथ क्या होने वाला है। ये सीमा हैदर को तो समझ ही नहीं आनी कि कौन सी अदालत, इसकी तारीख कहीं और लगी होनी है, इसने पहुंच कहीं और जाना है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये होगा, ठीक है। क्योंकि एपी सिंह जो है ना, एपी सिंह को तो आप कर दें साइड पे, उनका एक रोल होता है, जिस तरह आपने बड़ी लाइव में कहा है, कहीं कुछ हो तो वो खुद ब खुद घर में ही वकील बन जाते हैं और घर में ही वकालत छोड़ देते हैं। वो जिसके वकील बनते हैं उसको भी नहीं पता होता, और कब छोड़ते हैं उसको भी नहीं पता होता कि इसने अच्छा मेरी वकालत भी छोड़ दी, ये ली कब थी। तो एपी सिंह की तो हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे को डिस्कस करना अच्छी चीज नहीं होती, तो उनके लिए हम बात ही नहीं। और वो इतनी डिस्कस हो चुकी है, उनके ऊपर इतनी डिस्कस हो चुकी है कि अब मेरे ख्याल से डिस्कस भी शर्माने लग गई है कि इनके मुतालिक बोला क्या जाए, ठीक है। तो मैंने गुलाम हैदर को कहा, मैंने कहा भाई इस वक्त मोमिन मलिक जो है ना पूरे सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए, यकीन करें, हमारे तो हाथ भी ऐसे जो है ना वो नीचे नहीं जाने चाहिए मोमिन मलिक के सामने, कि वो जिस तरह मोहब्बत से, खुलूस से, और जिस तरह आपने खुद अपने लाइव्स में बहुत बताया है कि अपने पैसे लगा के वो सफर करते हैं, वो कहाँ जाके एविडेंस लेकर आते हैं, और किस तरह कोशिश करते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं उस तक पहुंच जाएं। मैंने तो गुलाम हैदर का, मैंने कहा तुमने पता नहीं क्या नेकी की होगी भाई, जिंदगी में तुम्हें मोमिन मलिक जैसा वकील मिला है, कसम से। ये गुलाम हैदर से आप पूछ सकती हैं। मैंने कहा भाई आप शुक्राने के नफल अदा करें कि आपको मोमिन मलिक जैसा वकील मिला है, मोहब्बत करने वाला, एक फीलिंग को समझने वाला। वहां यहाँ पे आपको पता है वकील तो पैसे को देखते हैं और बाकी चीजों को देखते हैं। बहरहाल, और आपका हो गया, एक दो और करैक्टर है, इंशाल्लाह आपकी जो है हवाले से उनको हम यहाँ लाइव में इंशाल्लाह लाएंगे भी और बात करेंगे। मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप लाइव पे क्यों नहीं आते, आप लाइव पे क्यों नहीं आते ना, तो मैंने कहा चले मैं लाइव पे आ जाता हूँ, क्योंकि जो बातें हम लोग करते हैं और आपकी जिस तरह मैं सुनता हूँ तो मेरा भी दिल करता था, लेकिन वो दूसरे इतने काम होते हैं, कोर्ट कचहरी के इतने काम होते हैं, सारा ये वो, तो फिर वो बंदा ना बहुत, एक तो मेंटली थका हुआ होता है। आपको पता लाइव हो तो फिर लाइव होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, फिर लाइव होना चाहिए ना। फिर ये नहीं कि 10-15 बंदे बैठा दिए, तुम क्या कर रहे हो, फलां क्या कर रहे हो, ये नहीं है, मुद्दे पे बात हो, जो भी हो। अच्छा दीदी, आप थोड़ा सा आप अपडेट करेंगे हमारे जितने व्यूअर्स हम लोगों को देख रहे हैं कि अनकरीब जो डेट है इसके सीमा हैदर को अब जो जिसमें पेशी है या इसने जाना है, तो वो कौन सी डेट है इसकी, मतलब वो कौन सा केस है जिसके ऊपर है? केस हैदर भाई के ऊपर है, मतलब हैदर भाई के आने का है, जो हैदर भाई की सुनवाई होगी, जो वो अपने लिए, अपने केस के लिए 24 को वो 24 अगस्त बनती है, अगस्त को। हाँ अच्छा, कल आपने एक जिक्र किया था, मेरा ख्याल से फैसल भाई की लाइव में आपने बताया था, नहीं बल्कि फयाज भाई की लाइव में बताया था कि इसके वो कोई वीडियो डिलीट हो गई है यूट्यूब से। ये बहुत चालाक महिला है भाई। इसने फिर रिक्वेस्ट डाली और उसमें ऑप्शन आप तो इसके खिलाड़ी हैं यूट्यूब के, और वो रिक्वेस्ट इसकी ना एक्सेप्ट हो गई, वो फिर से वापस आ गई है वो वीडियो, फिर वीडियो वापस आ गई। चले इंशाल्लाह जिस तरह, बट हमारे साथ में मोमिन सर हैं तो मुमकिन है। अभी जो इसने काबा शरीफ पे और उस पे जो किया था, तो उस पे हम लोग अब कर रहे हैं, अब उस पे कर रहे हैं हम। मतलब अगर हम स्ट्राइक देते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो इसको, जैसे कि कल जब इसकी जब वीडियो डिलीट हुई तो आप यकीन कीजिए इसकी एक वीडियो आई और किस तरह से हाथ जोड़ के भीख मांग रही थी कि प्लीज आप लोगों से
रिक्वेस्ट करती हूँ, निवेदन करती हूँ आप लोगों से। मेरे को एक चैनल बनाया है उसने, उसमें 300 समथिंग थे तब, तो जब उसने ये वीडियो अपलोड की थी तब 250 थे, और जब मैंने देखी तो तब 300 कुछ थे। तो उसके लिए बहुत भीख मांग रही थी कि आपसे बस रिक्वेस्ट करती हूँ कि सीमा सचिन मस्ती जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी भाभी को हेल्प कीजिए, हमें बहुत सख्त जरूरत है आपकी, क्योंकि इसको भी पता है कि भाई जो ऑर्डर आ रखे हैं उन ऑर्डर के अनुसार जो है जितने भी चैनलों पे ये अपना थोबड़ा दिखाएगी ना, उतने चैनलों पे इसको पैसा तो मिलने वाला नहीं है। और आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा जो कदम उठा रहे हैं सर, तो धीरे धीरे करके इसके जो वो है चैनल है उन चैनलों को डिलीट करने के लिए भी वो आगे फाइट करने वाले हैं। जी अच्छा दीदी, एक और बात नहीं समझ आई, जिस तरह आप भी बताती हैं, हर लाइव में बताती हैं, ये जो बोलती है कि मेरे साथ जो पावर है मुझे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जनाब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आपकी जो सिक्स सेंस है वो क्या बोलती है? ये किस पावर की बात कर रही है, और ये मतलब क्या कहना चाहती, क्या मैसेज? और आप देखें जिस तरह मोमिन मलिक सर केस पे केस कर रहे हैं, और जिस तरह जो कुछ कर रहे हो वो बड़ी मुतमिन दिखाती, तो मुतमिन है, बहुत परेशान वो, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग फेस रीडर भी है ना, हम शक्ल देख के पहचान जाते हैं बंदे की कि भाई ये अब वो बहुत ज्यादा परेशान भी है, लेकिन वो भी अभी डाउट में है कि जो इसकी पावर है, जिसको ये पावर समझती है, वो किसी वक्त भी इसके सर से हाथ उठा लेंगे, किसी वक्त भी, ये मैं बता दूं आपको, जो भी है, ठीक है। अच्छा ने उठा दिया, तो अब तो जो और हैं वो जिस तरह से नाम ले रही है, अभी मैं नाम उनके नाम की पुष्टि नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दोबारा सुनने को नहीं मिला है, किसी एक ही चैनल पे मुझे सुनने को मिला है। मैं उस नाम की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अगर हमारे ऐसे अगर इतने बड़े नेता के बेटा इसको शरण देंगे तो वो क्या बोल के देंगे? जिस तरह से 24 घंटे योगी मोदी जी के लिए वो करती रहती है, ये ना तो ये योगी जी की फूफी की लड़की है, ना ये मोदी जी की फूफी की लड़की है, ना ही उन लोगों के पास इतनी तुच्छ सी महिला के लिए कोई वो है, टाइम है। उन्होंने अपना बिल्कुल उन्होंने लोगों को जिनको बोलना है, जिनकी ड्यूटीज है उनको बोल रखा है, और बहुत जल्द जिस तरह से अभी मोमिन सर है निर्णय आएगा, केसेस डाल रखे हैं, यहाँ भी नहीं बाकायदा इसको चंडीगढ़ तक जाना पड़ेगा केसेस पे, तो 3 केस तो चंडीगढ़ ही इसको जाना पड़ेगा केस पे। उसके बाद देखते हैं, जैसे मोमिन सर ने बोला है कि अभी यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये गिरफ्तार हुए थे हरियाणा से, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो गुड एंड वेल, नहीं होते हैं तो मोमिन सर का थोड़ा सा एक वो है कि मैं इसको हरियाणा में ट्रांसफर करो, और हरियाणा में ट्रांसफर हो गया तो किसी का बाप नहीं रोक सकता है इसको जेल जाने से, चाहे इसका भाई आए, चाहे इसका बाप आए, चाहे इसका दादा आए, कोई भी आए, कोई बड़ी हस्ती ऐसी है ही नहीं। हस्ती बोले तो पॉलिटिकली, अगर कोई ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे एक कोई बोलते थे थार वाला है, कोई कार वाला है, छोड़ गए ना सब, छोड़ गए सब, जिन्होंने इसको बहुत पैसा भी दिया, काफी पैसा दिया है, बहुतों ने इसको पैसा दिया है, वो तरह से छोड़ गए। सारा जो एक इनका ग्रुप था वो हो गया अलग। अब कुछ लोग होंगे, मैं नहीं बोलूंगी कि नहीं है, क्योंकि ये अपने मुंह से इसने अपने मुंह से कबूल किया है, और वो मोमिन सर उसको जवाबी करे आए हैं उसमें कोर्ट में, तो इसने अपने मुंह से कबूल किया है कि मैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि मैं ऐसी, मेरे जो पर्दे के पीछे से हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का हाथ है, तो हम भी देखना चाहते हैं 6 फुट 7 फुट 10 फुट कितने फुट के हैं, तो वो हम भी देखें जरा। जब ये महिला, दीदी मेरी बात सुने, ये लोगों को बताने के लिए ये सारा कुछ करती है, बहुत बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं। ये एक कोई छोटा मोटा सियासतदान हमारे यहाँ एमपीए वगैरह होते हैं पाकिस्तान में ना, इलाके के हो गए या इधर उधर के हो गए, ये कोई ऐसी छोटा मोटा सा कोई बंदा है जो थोड़ा बहुत इसको कर रहा है, वो बाकी जो बात करता है, बात समझ रघुपुरा का एमएलए तो डेफिनेटली, मैं रघुपुरा के एमएलए हैं जो तो डेफिनेटली है इनके फेवर में, ये तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ये तो मैं पब्लिकली बोल रही हूँ जी। हाँ, इस पे तो हम भी कंफर्म है। अच्छा दूसरी बात सरिता दीदी, हमारे यहाँ पर जब भी कोई केस होता है, कोई कत्ल का केस हो गया या कोई इस तरह का केस हो गया, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो सहूलतकार होता है, मतलब जिसने सहूलत मदद की, वो उतना ही मुजरिम है
जितना जो बंदा जुर्म करने वाला है, ठीक है। देखें, जी मेरी नजर में सचिन और नेत्रपाल वो बराबर के शरीक हैं, बराबर के, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने सहूलतकारी की, उन्होंने इसको एंटर करवाया, अपने घर में इसको पनाह दी, ये जो 20 दिन छुपी रही, ठीक है। आप ये देखें 20 दिन 50 दिन 50 डेज 50 डेज आप ये देखें दीदी कि अगर ये वहां ना जाती, वो जो एक वकील साहब थे उन्होंने पुलिस को बताया कि इस तरह पाकिस्तानी महिला आई है और बच्चे चच्चे लेके, तो वहीं से केस खुला ना सारा। जी ये कितना कितना बड़ा जो है 2 नंबर काम कर सकती थी इंडिया में, आप मुझे ये बताएं, कितना बड़ा। मैं अगर आपको दो तीन बात ऐसे बताऊं कि जो इसने अपनी वीडियोस में बोली हुई है, और वो वीडियो इसने प्राइवेट रखी है। इसने एक वीडियो में बोला, किसी ने इसको नीचे से पूछा कि भाभी आप घबरा तो नहीं रही हैं, जिस तरह से मोमिन मलिक साहब आप पे डिफेमेशन का केस डाल रहे हैं और सचिन के ऊपर और एपी सिंह जी के ऊपर, तो ये बहुत कामली कूल डाउन होके बोलती है, कहती है आप लोग आगे आगे देखिए, मैं बहुत बड़ा धमाका करने वाली हूँ। तो वो धमाका क्या है आई डोंट नो। देन एक बार फिर कोई इसको बोलता है कि भाभी अभी तो आपके ऊपर इतने सारे केस हो गए हैं, 11 केसेस हो गए हैं, क्या आप अभी भी घबरा रही हैं? और आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ से बच्चे भी छीन लिए जाएंगे और हैदर आ रहा है। बोला आप लोग देखते जाइए, क्योंकि सारी बातें बोलने की नहीं होती हैं, कुछ बातें यहाँ रखने की होती हैं, जब बोलने का वक्त आएगा तो उस टाइम पे मैं बोलूंगी आपको। तो हो सकता है इन्होंने भी कुछ सोचा हो, लेकिन जहां तक मेरे को एपी सिंह जी के ख्याल से मैं बताऊं आपको, तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी तरफ से वो तो अभी वकालतनामा में उनका नाम है नहीं। अगर वो कोई दूसरा वकील करते हैं तो तब जाके पता चलेगा कि क्या है, या किसी से इन्होंने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी कर रखी है, किसी से ऐसी बातें कर रखी हैं। और जितनी सारी बातें एपी सिंह जी ने आके बोली, वो सब दिखावा है, कुछ भी सही नहीं है। जितना उन्होंने लोगों को डराना था, उन्होंने बोला कि हमने राष्ट्रपति के यहाँ ये डाला, हमने वहां एप्लीकेशन डाला, हर जगह के लिए वो सारा एक दिखावा था। परसों उन्होंने मॉब लिंचिंग का बोल दिया कि भैया यहाँ तो सीमा हैदर के साथ में मॉब लिंचिंग हो रही है। सर आप हमारे साथ में कितनी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं? आप हमें थ्रेड कर रहे हैं। तो आपको तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप थ्रेड मत कीजिए, क्योंकि अभी आप इस केस में सिर्फ एक भाई का किरदार निभा रहे हैं। आप उसके बाद हमें थ्रेड नहीं कर सकते हैं। आपको केस में अभी वकील भी नहीं है, वकालतनामा में तो आपको वकालतनामा में नाम ही नहीं है। आप हर बार बोलते हो, आपके तो 24 घंटे वो चेंज होते रहते हैं। आप कभी बोलते हो कि इसका जो है वो क्या बोलते हैं, हैदर भाई का तलाक हो गया था 4 साल पहले। उसके बाद आप उसी शो को चैनल पे आके बोलते हैं कि नहीं मुझे क्या पता, कौन से मैं वहां गया था। बट फिर थोड़ा सा पासा पलटता है, मोमिन सर के ऊपर आप लोग वो करते हो, पर्सनल अटैक करते हो, और उस बीच में फिर आप एक वो देते स्टेटमेंट देते हो कि हाँ इसका वो हो गया था, तलाक हो गया था, और ये 4 साल से ऐसी थी। अगर 4 साल से ऐसी थी तो सर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इसका खर्चा आप चलाते थे? ये 2 कौड़ी का चूहा मारा हुआ चूहा जो बोलता है कि मैंने समझी उसकी तो मैंने समझी, मैंने बुलाई वो भारत। तो बेटा सबसे बड़ा गद्दार तू है, समझा? सुने सबसे बड़े गद्दार तेरे घर वाले हैं जी। उसने सीमा की तंगी देख ली। जब ये खुद 7-8 हजार रुपए की उधर जॉब करता था किराना स्टोर पे, इसने अपने बाप की तंगी नहीं देखी, इसने अपनी माँ की तंगी नहीं देखी, अपनी बहन की तंगी नहीं देखी, इसने सीमा की तंगी देख ली। ठीक है, मसला ये है कि ये लोग जिस तरह के थे आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इनके पास आ गई है नोटों वाली मशीन, ठीक है, इनके पास आ गई है नोट निकालने वाली मशीन, सीमा हैदर। ये सिर्फ उसको इसलिए इन्होंने रखा और पनाह दी हुई है, नहीं तो इनकी आप सिर्फ तस्वीरें उठा लें जब ये पकड़े गए हैं, तो आप सीमा को भी देख लें और सचिन को भी देख लें, ठीक है, दोनों की शक्लें देख लें, वो शक्लों से पता चल जाता है ना। वो हमारे यहाँ पंजाबी समझती हैं आप,
वो पंजाबी में हमारे कहते हैं घर दे वेड़े तो घर दे पाक पता चल जाते हैं। मतलब घर का जो सहन होता है ना, वहां से घर के हालात पता चल जाते हैं। तो इन दोनों की जब मैंने शक्लें देखी, मैंने कहा ये भागी और जिसने भगाया, यार ये तो दोनों एक तरह के हैं। मतलब या तो बंदा ये कहे ना कि यार इसने क्या किया, मिसाल के तौर पे सचिन की बात करूं, मैं कहूं यार ये इसने क्या किया है। अब सीमा को देखूं तो मैं कहूं यार इसने क्या किया। शुरू की तस्वीरों की बात कर रहा हूं, अभी तो वो आपको पता है 6 किलो का मुंह पे लगता है पूरा ऐसे। वो जब लाइव खत्म करती है उसके बाद ऐसे करके उतारती है ना, असल वो कुछ भी नहीं, लाइव से पहले आती है, आटे का उसने तोड़ा रखा है, उसमें मारती है मुंह मार के। तो सचिन भी है अभी, सचिन तो बगैर फिल्टर के आ ही नहीं सकता, वो फिल्टर के बगैर आ ही नहीं सकता, वो फिल्टर लगा के आता है। तो हम लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, 25-30 साल इसी काम में हो गए, तो हम फौरन बता देते हैं यार ये फिल्टर हुआ हुआ है, ये फलां चीज हुई हुई है। अब जिस तरह मेरे बैनर्स हैं, अल्लाह पे जो मेरे बैनर्स लगते हैं, वो आप देखती हैं वो कितना एडिट हुए होते हैं ना सारे, तो हम सारी चीज को कर लेते हैं। अच्छा, इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त मेन है वो गुलाम हैदर भाई की एंट्री है इंडिया में, जिसके बाद तहलका मचना है इंडिया में। तहलका, इसके बाद आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल थाली ऐसी है ना, ये थाली ऐसे होने वाली है रियोले में, और मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि मोमिन सर जो हंगामा करने वाले हैं ना, मतलब हम बिलीव नहीं कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। आप कभी मोमिन सर से पर्सनली बात कीजिएगा, अगर आपके पास नंबर है, मजा आ जाएगा आपको, मजा। मुझे पता है, मेरी बात सुने, आपको पता है मोमिन सर तकरीबन 1 वीक हो गए बिल्कुल खामोश है, ठीक है। एक तो सुनिए, मैं आपको भी परेशान करते रहती हूँ, कुछ भी बात होती है ऐसे ही उनको परेशान करते रहती हूँ। अच्छा, अब एक थोड़ा बहुत उनके गले का भी मसला है, वो सारी चीजें। हाँ जी, लेकिन वो ऐसे ही खामोश नहीं हुए, वो किसी वजह से हुए हैं। और अब वो जब आएंगे ना, ये लिख के रख लें, मेरी अभी मोमिन सर से बात नहीं हुई, मैं हो सकता है कल या परसों ने लाइव में लूं मोमिन सर को, ठीक है। अभी उनसे मेरी बात नहीं हुई, होने वाली है ना, उनकी एंट्री होने वाली है ना, जो इतनी धमाकेदार होने वाली है कि किसी ने बिलीव भी नहीं किया होगा, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि मोमिन सर, सब यही सोच रहे हैं कि मोमिन सर का गला खराब है और वो आराम कर रहे हैं, जबकि उनको बोला हुआ है। रामे सर को ऐड कीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है, 15 डेज बड़ी अच्छी बात नीचे कमेंट में लिखी है कि ये तूफान से आने की पहली खामोशी है। एग्जैक्टली। तो आप ये लगा लीजिए कि कल भी मैंने मोमिन सर से बात की, परसों में मैंने मोमिन सर से बात की, और मोमिन सर, मैंने कहा सर परेशान हो जाइए आप, कोई बात नहीं है, इस केस के बाद आप आराम से रहिएगा, पर मैं तो परेशान करूंगी आपको, मेरे को तो जानना है चाहे वो कुछ भी है। मेरी आदत ऐसी है, मैं एक क्यूरियोसिटी सी होती है ना कि सर आप बैठे, सर गला थोड़ा सा खास के दिखाइए, सर बोल के दिखाइए, तो मैं इस तरह से बोलती हूँ। और वाकई में उनके गले की बहुत बुरी हालत हो रखी है, और 15 दिन के लिए उनको रेस्ट के लिए बोला है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको 15 दिन नहीं, आप टेक्स्ट लीजिए, आप माइक लीजिए, आप धीरे से बोलिएगा तो माइक में आवाज आएगी। कहते हैं बहन वो भी है, माइक भी है, जो लोग जो दवाई बोल रहे हैं मैं वो भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे को कोर्ट जाना होता है और केसेस में ऐसा चीखना चिल्लाना होता है, और मैं फिर आपसे से बाहर हो जाता हूँ। जब मैं बोलना शुरू कर देता हूँ फिर मैं आपसे से बाहर हो जाता हूँ, फिर शाम को फिर वही हो जाता है। मैंने कहा नहीं, आप डेली गर्म पानी पीजिए। रामेश सर को ऐड कीजिए, वो प्राइवेट में कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको ऐड कीजिए जी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अभी हमें इजाजत भी नहीं है बोलने की, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि जो उनका काम है उसमें हम दखल अंदाजी करें, वो काम उनका है, हम उनके पीछे हैं, और कुछ अंदाजा है भी हमें कि वो क्या करने वाले हैं, उन्होंने क्या क्या कर दिया है और कितनी सारी उस पर काम कर रहे हैं। और सेकेंडली जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, और शायद आपको भी नहीं पता है, एक बात मैं और बता दूं, जो पर्सनल अटैक उन पे हो रहे हैं ना,
अब ये पब्लिकली नहीं हो रहे हैं, अब ये पर्दे के पीछे हो रहे हैं। अब जी उनको जी भी पता है। उनको भी शॉर्ट आउट करते हुए, हाँ, अब उनको भी शॉर्ट आउट करते हुए आ रहे हैं, उनसे भी जूझ रहे हैं, अपने केसेस से भी जूझ रहे हैं। और ये वाले जो केस हैं, आप ये लगा लीजिए कि वो कितने लोगों से फाइट कर रहे हैं। मेरा ये लाइव शुरू हुआ था, मेरा पहला जुमला था और यही था कि मोमिन सर सिस्टम के साथ लड़े। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम के साथ लड़ ये बात अभी कोई नहीं जानता। और जितनी जान को खतरा मोमिन सर की है ना, ये आप लिख के रख लें बात। वो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं लाजमी हर हालत में, क्योंकि ऐसे मुद्दे पे हाथ डाल लिया है जिसके ऊपर 1.5 साल से बिल्कुल खामोशी है। जी फयाज भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी क्या बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने एक बात कहा कि आपने खामोशी तोड़ी है। ये बड़े अरसे बाद लाइव जो है वो बहुत सारे लोग इस चैनल के बारे में ये काम करने के लिए लाइव करना चाहिए। फयाज सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। थोड़ा हाँ, एक बार लीव कीजिए थोड़ा आप ऊंचे दोबारा। बोले ना। अच्छा, वो भी वकील है ना, सारा दिन भर उनको भी बोलना पड़ता है, तो फिर थोड़ा हो जाता है घर में। जी, वो मुझे लगता है इस वक्त उनके ना डिनर का टाइम था, वो बड़ी खामोशी से निकल के गए हैं। हाँ, बड़ी खामोशी से निकल के गए हैं, डिनर वगैरह करके आए हैं फयाज भाई। बड़े तेज हैं फयाज भाई। हाँ, डिनर का टाइम था, क्योंकि जब हमारी लाइव होती तो मुझे बोलते हैं सरिता मैम थोड़ी देर रुकिएगा, 15 मिनट में बस डिनर करके आया। आप चोरी चोरी डिनर करने गए थे भाई। भाई देखे ना, माशाल्लाह पे डिनर नजर भी तो आ रहा है। अच्छा फयाज भाई, मैं जो ये बात कर रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं ना कि मोमिन मलिक सिस्टम के साथ लड़ रहे हैं? हाँ जी, देखें गैस भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने पहला लाइव इस केस में किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला लाइव ही आपका बड़ा कामयाब जाएगा। और सेकेंडली ये देखें, मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं जिस तरह से भी लाइव करूँ मैं उस तरह से सवालात नहीं उठा सकता जिस तरह से शाहिद हुसैन या आप कर सकते हैं या महरीन सब्तैन कर सकती हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट है, आप लोगों का ये काम है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जानते हैं कि कौन से सवालात करने हैं और उसमें किस तरीके से चीज़ों को प्रोमिनेंट करके सामने रखना है। तो ये आज का लाइव जो है वो बहुत सारे लाइव जो हम करते रहते हैं उनसे बेहतर सरिता मैम को भी फील हो रहा होगा और मुझे भी फील हो रहा है कि ये एक ज़बरदस्त किस्म का लाइव और एक ज़बरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मिला है कि जिसके ऊपर अपनी बात रखी जा सकती है। और सेकेंडली जो आपने बात की कि जो पहले आपने लाइव के स्टार्ट में बात की, आप देखें कि 38 मिनट्स के बाद वही बात, उसी बात पे कंक्लूजन आ रहा है कि मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट। अब प्रॉब्लम यह है कि कानून तो मौजूद है, हम ये कहते हैं कि जी शायद कोई कानून मौजूद नहीं है। भारत का कानून बहुत जबरदस्त है। अब कानून ने तो बता दिया, अगर कोई शख्स कोई तारों के नीचे से आएगा, कोई इलीगल तरीके से आएगा तो भाई उसके लिए ये सजा है। हम कानून को तो बुरा भला तब कहें कि अगर कहें कि यार ये तो बंदा तारों के नीचे से आ गया, इसके लिए तो कोई कानून ही नहीं है। भाई कानून बनाने वालों ने तो कानून बना दिया कि अगर कोई आएगा तो उसकी ये सजा होगी, इसके ऊपर सेक्शन 14 लगेगा। अब कानून को इम्प्लीमेंट किसने करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून को हरकत में लाना है, जिसमें एजेंसियां आ जाती हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे आ जाते हैं। अगर वो सही तरीके से काम नहीं करते तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है जुडिशरी के जरिए, जिसका काम ही सिर्फ यह है कि जिसने कानून में इम्प्लीमेंटेशन करवानी, जिसने कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना है और कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, तशरीह करनी है। जहां पे कोई कानून में एम्बिग्विटी होगी उसके ऊपर अदालत में बड़े जो जजेस हैं उसमें उसके ऊपर अपने ओपिनियन देनी है, उसके ऊपर अपना कंसेंसस देना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुआ कि जब कानून इतना क्लियर मौजूद है, कानून तो है कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल करें। अब वो चार्जशीट नहीं फाइल करता तो उसमें वो अपना ऑब्लिगेशन नहीं सही तरीके से परफॉर्म कर रहा, जो कि उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज की वो सरकार से पे ले रहा है। तो उसमें ना सरिता का फॉल्ट है, ना आपका फॉल्ट है, ना मेरा फॉल्ट है।
यही वजह है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन सही काम नहीं करती, इदारे सही काम नहीं करते और कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा होता है, तो फिर सरिता मैम, आप जैसे लोग और बहुत सारे हमारे दोस्त वो फिर मैदान में आते हैं और वो उसके ऊपर आवाज उठाते हैं कि यार ये ऐसे हो रहा है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए। और यही वजह है कि पिछले 1 साल से इस पे डिबेट हो रही है। और आप एक चीज देखें कि अभी जो मोहम्मद मलिक साहब के आने के बाद चेंज आया है, अभी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं चीजें, लोगों की मेमोरी आप कह लें कि कुछ अरसे के लिए होती है। तो आप एक चीज देखें कि शुरू में जब हम साल पहले का वक्त देखते हैं, तो जिस तरीके से इसको प्रोमिनेंट किया जा रहा था सीमा हैदर को, मुझे वो भी वक्त याद है कि उसको एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर और रोज उसमें एक नई चीज आ रही है कि जनाब हमें जानी साहब एक वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर मूवी बन रही है, कराची टू नोएडा। किधर गई कराची टू नोएडा? ठीक है। फिर उसके बाद जनाब ये तो बिग बॉस में इसको काम मिल गया है, ये तो क्रिकेटर जो है वो पहुंची हुई है स्टेडियम में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। भारत की क्रिकेट टीम तो अब उसको मुझे बताएं सीमा हैदर प्रमोट करेगी, लेकिन उसको एक इमेज इस तरह से दिया गया कि जनाब ये तो अक्षय कुमार है, ये तो दीपिका पादुकोण है, ये तो बहुत बड़ी कोई सेलिब्रिटी है। अब उसमें बहुत सारे लोग आए मोहम्मद मलिक से पहले, किसी ने कहा मैं PIL फाइल कर रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर रहा हूँ, किसी ने कहा मैं ये कर रहा हूँ, किसी ने कहा मैंने ये कर दिया, किसी ने कहा मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे मैं ये कर दूंगा, किसी ने कहा ये कर दूंगा। लेकिन उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी आए जिन्होंने कहा हमारी गाड़ी हिट हो गई और हमें ये नहीं पता कि हमने उसकी कंप्लेंट लॉन्च करनी है या नहीं करनी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हुआ, हमें उससे यही लगा कि यार ये तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। AP सिंह जो है वो तो कोई अनबीटेबल पर्सनैलिटी है और सीमा हैदर कोई अनबीटेबल पर्सनैलिटी है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। परसेप्शन ये था। लेकिन जब मोमिन मलिक साहब आए तो शुरू में तो ऐसे लगा कि मोमिन मलिक साहब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑनेस्टली बात है, शुरू में जब कुछ चीजें नजर आई कि यार ये किस बंदे को वकील कर लिया, फिर जब इनकी प्रोफाइल के बारे में सर्च किया, अच्छा इनका ये बजरंगी भाईजान है, सबने सर्च किया, श्रीता मैम ने भी किया होगा, मैंने भी किया, मुझे तो शायद श्रीता मैम तो पहले जानती हूँ, लेकिन मैं पहले से जानती हूँ। सर एक मिनट, सबसे पहले जब मोमिन सर आए ना सर, जी मैं बर्थडे से स्टार्ट हुआ हूँ उनकी, और मैंने उनको रीड करना शुरू किया केसेस, यकीन करें, और विद इन 12 आवर्स सरिता दीदी, विद इन 12 आवर्स मैंने जितनी YouTube की उनकी वीडियोस थी वो मैंने देखी, मैंने उनके जितने केसेस थे वो मैंने देखे। फिर मैंने कहा नहीं, ही इज अ राइट मैन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा यहाँ पे और मैं इतना खुश हुआ था, इतना खुश हुआ था। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि बजरंगी भाईजान उनको क्यों बोलते हैं, तो लोगों को अब इस केस के द्वारा उनको पता चला है। जी जी जी। वो जब आए, फिर उसके बाद अपना क्या नाम है, इंसार बन्नी साहब के हवाले से जब ये पता चला, मैं स्टार्ट में उनके साथ अटैच था, रोशन अजीम के साथ, उनके साथ मेरी मुलाकात भी हुई और सारा चीजें हुई। अच्छा, उनके अंदर मैंने सरिता दीदी और अपना फयाज भाई, आपसे मैं इस बात पे थोड़ा सा मशवरा भी चाहूंगा। मेरा दिमाग जहां तक कहता है ना सरिता दीदी, वो ये कहता है कि आप समझती हैं कि थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल कोड को बच्चों के हवाले से दाखिल किया जाए इस केस में, तो इसका क्या इसके ऊपर असर पड़ सकता है इंटरनेशनल। इसमें मेरी एक बात सुने, अगर ये दो मालिक अलहदा होते ना तो वो सिनेरियो कुछ और था। आप इंडिया और पाकिस्तान आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, हमें इसके ऊपर बात करने की जरूरत ही नहीं। अब क्योंकि ये ऐसे दो देशों का मसला है जो एक दूसरे की बात कम ही सुनते हैं, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मतलब बात सुनते क्या, सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे नहीं पता। मुझे आज तक इसकी लॉजिक समझ नहीं आई, मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आई इसकी कि वजह क्या भाई, क्यों 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 हम हिंदुस्तानियों से नफरत करें भाई, और क्यों हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानियों से नफरत करें। वजह, हम अलहदा हुए अपनी सोच से नहीं हुए, ये बड़ों के फैसले थे भाई, उन्होंने सोचा होगा जो भी सोचा होगा। तो हम वो नफरत लेके अपने दिलों में अपनी नस्लों को क्यों आगे बढ़ाएं, किस वजह से बढ़ाएं, ठीक है। एनीहाउ, अब आप क्या समझती हैं कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट बच्चों के हवाले से दाखिल की जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है इस केस में कि नहीं पड़ सकता? फयाज भाई से भी क्वेश्चन है और आपसे भी।
नहीं नहीं, वो मुझसे ज्यादा अच्छा जवाब तो फयाज सर दे सकते हैं, बिकॉज ही इज द लॉयर। जी फयाज जी भाई। मैं इसमें ये कहूंगा, मैं तो इसमें एक ही बात करूंगा कि जब मोमिन मलिक है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। सर तो उसमें मैं सूर्या भाई, सूर्या भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सूर्या जी आ गए हैं जी, सूर्या वर्मा जी। सूर्य वर्मा भाई, ऐड करें उनको अगर हो सके। राधे राधे जी उनको लिंक नीचे शेयर कर दे, मैं कर देता हूँ कमेंट में, अगर वो ऐड नहीं होना चाहते हैं तो नहीं उनको कर नहीं लेते नहीं, मंजू जी को बुलाइए, ये फेक आईडी है, ये कल वाली आईडी है, वो गलत नहीं बोलती है, बट वो सूर्य वर्मा भाई की फेक आईडी है जी। अच्छा अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा था सरिता मैम कि जिस तरह से आपने देखा कि जब मोमिन मलिक साहब आए, मैंने भी जल्दी जल्दी से गूगल किया, इधर उधर से देखा। उससे पहले हम अपने गैस कर रहे थे कि जो निर्भया केस में इनके अगेंस्ट वकील थी एक लेडी सीमा साहिबा, वो आ जाए। हम ये अपना गैस कर रहे थे क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए, हम उस तरह से चीजों को नहीं देख पा रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क था कि कौन सा वकील होगा एपी सिंह के अगेंस्ट, क्योंकि उसने बहुत बड़ा प्रोपोगंडा कर दिया था मीडिया के ऊपर। और उसको इस तरह का हम सोच रहे थे कि यार कौन सा ऐसा वकील होगा जो दबंग भी हो, जो हर लिहाज से बात करना भी जानता हो, जो डरे भी ना, भिखे भी ना, और इसका मुकाबला कर सके। तो आपने देखा कि जब मोमिन मलिक साहब आए तो मैंने भी जल्दी जल्दी से गूगल किया, फिर मैंने देखा कि मैं कहा यार वकील तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शरीफुल नफ्स इंसान लग रहे हैं, और एपी सिंह के लिए थोड़ा सा सीधी उंगली से घी ना निकले, तो फिर इस तरह के इंसान होना चाहिए जो थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी चीजों को मैनेज कर रहा है। तो मैं कहा मोमिन मलिक साहब जो है ना, ये तो बजरंगी भाईजान शरीफ ही लग रहे हैं। तो मैं कहा अल्लाह खैर करे, अब क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे फिर हमने देखा, यकीन करें हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर, जिस तरह वो एफआईआर लेने गए तो उनकी एक वीडियो बनी कि जी वो एफआईआर उनको नहीं दे रहे, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने कहा यार ये वकील साहब को एफआईआर नहीं दे रहे, तो ये बंदे कोई शरीफ ही हैं, बात नहीं बनने वाली। लेकिन डे बाय डे जिस तरह से उन्होंने वो केस की चीजें निकाल कर लाए, वो इस तरह से अपनी जगह बनाते गए मोमिन मलिक साहब कि उन्होंने प्रूव किया कि वो एक बहुत जबरदस्त किस्म के वकील हैं। और आप ये देखें, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि एपी सिंह उसके घर नहीं जाएगा। वो हम कहते थे यार ये पाबंदी लगेगी इसके ऊपर, ये मानेगा बात को, लेकिन आपने देखा कि अब वो नजर ही नहीं आते। वो एपी सिंह जिन्होंने उसका दफ्तर, उसको घर को दफ्तर बनाया हुआ था, उठते बैठते आते जाते वहां पे वीडियोस बनती थी, अब उन्हें पता ही कोई नहीं है वो किधर। दफ्तर आपने गलत बोल दिया, वो बाद में मैं बोलूंगी, आप क्लियर कीजिए। एक क्वेश्चन मेरा सरिता दीदी आपसे, एक क्वेश्चन जी। अभी तेजो सर का आंसर खत्म नहीं हुआ भाई, तेजो सर सॉरी, खत्म करने दीजिए। मैं उसमें यही कहूंगा, हाँ मैं उसमें यही कहूंगा कि मोमिन मलिक वर्सेस स्टेट तो है, सिस्टम तो है, लेकिन कैस भाई मजा तभी आता है जब ऐसे सिस्टम में आप इंसाफ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मोमिन मलिक साहब की एक स्किल है, ये नहीं होता कि यार सिस्टम खराब है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाए, इधर खराब सिस्टम को दुरुस्त करना ही तो वकीलों का काम है और जुडिशरी का काम है। तो अगर ये सिस्टम खराब है तो इसमें इंशाल्लाह इसी सिस्टम में रहते हुए एक इतना बड़ा वकील, इतना एक्सपर्ट अपनी फील्ड में बंदा इंसाफ नहीं ले पाता, तो मेरे ख्याल में इससे डिसअपॉइंट होंगे जो आम लोग हैं। तो मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाना चाहिए, मोमिन मलिक साहब को प्रूव करना चाहिए, और यही इदारे आप देखें कि इंसाफ देंगे। और उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल निर्भया केस है, 8 साल तक वो केस लटका और उसमें पूरा ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर इदारे का फोरम जो है वो उसमें पूरा किया गया, लेकिन एट द एंड हुआ क्या, वो इदारे जो कार्रवाई नहीं करते थे, वो इदारे जो उन मुलजमान को सेव करने में लगे हुए थे, एक वकील, एक पूरी टीम लगी हुई थी, लेकिन पैसा हर चीज, लेकिन आप देखें कि उसका रिजल्ट क्या निकला, एट द एंड वो उनको क्या सजा हुई, और वो लोग एक एग्जाम्पल बने, इस सिस्टम में बने, भारत की अदालत ने किया। तो ये यहाँ पे भी मुश्किल है, होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बात कहूंगा कि भारत भाई छोटा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है। और वहां पे कैसे हुई, आप इस चीज को इमेजिन करें, कानून 100 साल पुराना है, सिविल केस में अगर आप डेट लेते हैं तो 1 महीने की तो कानून इजाजत देता है, आप डेट ले सकते हैं, 12 डेटें पड़ी तो साल गया। अब आप जज को कह ही नहीं सकते कि यार शॉर्ट डेट करें, जज कहता है भाई मेरे लिए सब केस इंपॉर्टेंट है, मेरे पास रोजाना के 300 केसेस लगे हुए हैं, वकील साहब क्या बाकी केस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
आप अपना एक केस लेकर आ गए, मेरे लिए तो सब केस इंपॉर्टेंट है, मैंने तो सबको डिसाइड करना है। तो 300 केसेस की जो लिस्ट होती है ना एक दिन में, उसकी वजह से पॉपुलेशन ज्यादा है, जजेस की तादाद कम है। आप ये गूगल पे जाएं, सर्च कर सकते हैं, भारत में जजेस की तादाद उस हवाले से कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। पेंडेंसी क्यों ज्यादा है? जब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम नहीं करेगी, आज आके वो मामला आ जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में गथियां वो बनती जाती हैं, केसेस बढ़ते जाते हैं, जिनको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है और टाइम जो है वो फिर लगता है। लेकिन ये चीज है, इस वजह से थोड़ा सा फिर जो शार्प किस्म के क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं ना, वो इस तरह के डिले से फायदा उठाते हैं। और इसीलिए ये एग्जांपल बनी हुई है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि इंसाफ में तखीर जो है वो ना मिलने के बराबर है। ये लोग जब तक इंसाफ मिलता है तब तक उनका प्रोपेगेंडा ये होता है कि यूट्यूब पे माइलेज लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिट्रैक्ट और अपने आप को एक सेलिब्रिटी बनाकर कोई ना कोई रास्ता निकालो और ऐसा जाल बुनो कि सामने वाला भी मजबूर हो ऑफेंस करे और उसके ऊपर काउंटर केसेस कर दो ताकि बैलेंस हो जाए। तो ये क्रिमिनल माइंडेड लोगों की ज़हनियत होती है। लेकिन इसमें मुझे अभी तक इस केस में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह से कानूनी नाकाबंदी की है, जब हम बतौर वकील सोचते ना यार ये स्टेप लेना चाहिए था, वो कोई स्टेप ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने ना लिया हो। तो इस हवाले से मैं सेटिस्फाइड हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आप लोग देखेंगे कि ये जो SHO है, ये सारे लोग, ये सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप देखिएगा ये खड़े होकर सलाम ठोकते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, जब कोई नहीं मानता फिर उसके लिए प्रोसीजर है, प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं। आपने देखा कि अभी कोर्ट ने एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, वो अगर SHO नहीं मानता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नोटिस आएगा, फिर वारंट आएगा। तो लेकिन चीजें तो बढ़ेंगी आगे आगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो मैं बस जितने भी लोग हैं उन सबको आपके प्लेटफॉर्म से कैस भाई यही कहूंगा कि वो पहले की तरह इस केस के साथ जुड़े रहें और ये केस बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और मोमिन मलिक साहब के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पूरे भारत की, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के लोगों की आपसे उम्मीदें हैं और आप बेहतरीन वकील हैं और आप प्रूव करें कि आप वाकई जबरदस्त वकील हैं। और मुझे जो नजर आ रहा है ना कैस भाई, इस केस में सीमा हैदर के साथ साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी अंदर जाएंगे जो पहले सस्पेंड हो चुके हैं कुछ, और आने वाले वक्त में जो अभी आपने देखा बात लंबी हो रही है, कुछ यूट्यूबर थे, अभी सरिता दीदी ने बात की कि वो ऐसे समझ रहे थे, वो ऐसे पोस्टर लगा रहे थे खवातीन की कि जनाब उनके अगेंस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो जनाब पता नहीं क्या है, मोदी जी की सीट पे वो बैठे हुए हैं, उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। वो FIR कट गई, वो नजर ही नहीं आए, वो ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे कहाँ पे है। तो ये चीज देखें। एक बात बोलना चाहूंगी, अभी सूर्य भाई जी नीचे आए हैं, ब्लू कलर का उनका वो है, सूर्य भाई जी को ले लीजिए। जो पहले वाली आईडी थी वो फेक थी, अभी सूर्य भाई जी आए हुए हैं। लेकिन मुझे पता है सूर्य भाई जी आते ही मुझे सरिता बहन राधे राधे बोलते हैं, तो सूर्य भाई जी नीचे हैं। तो सूर्य भाई प्लीज आप ऊपर आए जी। थैंक यू। मैं ऑडियो पे हूँ, मैं इधर हूँ, आप लोग जारी रखें जी। सरिता दीदी उनका नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे वाला लिंक उनको अगर आप सेंड कर दे तो वो भी इन हो जाएंगे। नहीं, लिंक मैं सेंड करने जाऊंगी तो फिर मुझे लीव करना पड़ेगा। अभी चले गए हैं, अभी चले गए हैं शायद, क्योंकि उनकी कल की एक आईडी हमारे पास आई थी तो वो फेक थी, वो हमने देखा तो वो फेक थी। जो अभी आए थे उनका ब्लू कलर का वो है, और वो हमेशा आके यही बोलते हैं सरिता बहन राधे राधे, और वो तो कुछ और ही बस अपनी रागनी गा रहे थे। मैंने कहा ओ अच्छा देवर जी है, ये तो पाकिस्तानी भौजी के देवर जी है। आप यकीन करें इस पूरी स्टोरी में ना, मैं जहां तक मेरा ख्याल से आपसे मैं बता चुका हूं, मैं राइटर भी हूँ, 3 किताबें हैं मेरी, ठीक है। अच्छा, इस पूरी कहानी में जो 3 ट्विस्ट आए हैं ना, पहला तो ये था कि वो जनाब आ गई है, तो सबको पता चल गया ना, से पाकिस्तानी औरत जो है, बुढ़िया औरत भी क्या बुढ़िया, ठीक है जी, वो बुढ़िया आ गई। यकीन करें सूर्या वर्मा जी पहला टर्निंग पॉइंट थे, सूर्या वर्मा जी, क्योंकि जब वो आए और उन्होंने खुला के बात की और अल्लाह पे जितने उनके व्यूज आए और उनको जिस तरह मैंने वायरल किया कि एक हिंदुस्तानी इतना दर्द रखने वाला इंसान हमारे सामने आया, और बड़ा उनको मैंने इसके अंदर वायरल किया। दूसरा टर्निंग पॉइंट इसके अंदर जो था वो मोमिन मलिक सर की एंट्री इस केस के अंदर, दूसरा टर्निंग पॉइंट। अब तीसरा सुने, तीसरा टर्निंग पॉइंट जहां से पूरी स्टोरी चेंज होनी है, वो गुलाम हैदर जब भारत में इंटर होगा।
बिल्कुल ये स्टोरी ऐसे घूमनी है सरिता दीदी, यूं करके ऐसे ही। मैं कह रही हूँ अभी प्लेट यूं है, प्लेट यूं होने वाली है, बिल्कुल प्लेट बिल्कुल डाउन होने वाली है। और रियली में आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इतना सारा धमाका और धुआं उठने वाला है ना, अच्छे अच्छों को जो है उनका तबीयत खराब होने वाली है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। आप अगर रात को अगर आप जगे हुए होते हैं तो एक राउंड आप मारेंगे ना, आप पता इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं बोलूं क्या बोलूं, शायद आपके माइंड में आ जाए कि कल यार मैंने किसी की वीडियो नहीं लगानी है, नेवर, नॉट एट ऑल, ये आएगा आपके। फिर आप जैसे जैसे कुछ थोड़ा हम जैसे लोगों को सुनेंगे, माँ जी को सुनेंगे, आशा माँ जी को, तो फिर आपका माइंड सेट जो है ना, देखिए मैं ये कर चुकी हूँ यार, हम तो इतना कर रहे हैं और एक राउंड लगेगा तो कहीं पे कुछ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ये है, हिंदुस्तान का ये है, मतलब आप ये लगाइए कि पूरा इन्होंने मिक्स करके ऐसा कर दिया कि हिंदुस्तान को भी इन्होंने बेसहारा बना दिया उस औरत के सामने। पाकिस्तान तो वहां से तो ये आई है, पता नहीं क्या खा के आई है, पता नहीं आपके पाकिस्तान में ऐसा क्या मिला जो और लोगों को नहीं मिला, इसी को मिला और ये हमारे हिस्से में आ गई यहाँ, हमारे छाती का मूंग डलने के। पर जब एक बार एक राउंड मार के आओ ना, तो उस टाइम पे मैं अपने मोरल डाउन कर लेती हूँ कि क्या कल सुबह होके क्या लोग फिर हैदर भाई के बारे में सोचेंगे। बट जहां तक मैं मानती हूँ कि नहीं, मैं माँ जी को याद करती हूँ, बहुत सारे हमारे और भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे वो 24 घंटे हैदर भाई की बात करते रहते हैं, फिर मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं भी तो हूँ, हम भी तो बात उठा सकते हैं। अगर कुछ लोग अगर सीमा का सपोर्ट करने लग गए हैं और कुछ फर्स्ट से उसमें चैनलों में सीमा हैदर जाने लग गई, तो उससे क्या हो जाएगा। बाकी जो हमको गालियां देते हैं, जो गालियां निकालते हैं, गालियां अभी भी दे रहे हैं, उसके लिए भी हमारे जो 2-3 भाई लोग हैं वो खड़े हो रखे हैं, वो हमारी पूरी सिक्योरिटी कर रहे हैं, पूरी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा में हम बिंदास होके काम कर रहे हैं, किसी का लेना एक नहीं, देना दो नहीं। तो हमारे साथ में है, ये नहीं बोलूंगी कि कौन है, पाकिस्तान से भी है, और सबसे पहले पाकिस्तान से ही हमारी सुरक्षा के लिए आवाज उठी, इतना मैं आपको बता दूं, सच में वहीं से आवाज उठी कि मैं मेरी बहनों को और माता जी को, हमारी आशा माँ जी के लिए, हम लोगों के लिए, हम बहनों के लिए। और सबसे बड़ा अच्छा काम जो किया है यहाँ पे हमारी छोटी बहन रीना ने, वो सब बहुत अच्छा काम किया कि जो सबसे अपने आप को सोचता था कि मैं बहुत कट्टर सनातनी हूँ, और अपनी सनातनी बहनों को थंबनेल में किस तरह से दर्शाते थे, आज उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने किया। और हाँ, आप बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं जानते होंगे, क्योंकि आपका जो है वो सिर्फ बाद में ही आप देखते हो, जब सबकी लाइफ जाती है तो आप उस तरह से नहीं देखते होंगे। लेकिन जब अभी मैं आपकी लाइन में बैठी हूँ, तो अभी बहुत सारे लोग क्या पता कुछ नेगेटिविटी भी फैला रहे होंगे, नेगेटिव कमेंट भी कर रहे होंगे, अच्छे कमेंट भी करेंगे, लेकिन जो लोग हमें हमेशा देखते हैं वो अच्छे ही कमेंट करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो उसके होंगे, उस प्रवृत्ति के होंगे, या फिर वो सीमा हैदर के जो है सहूलियतकार हैं, जिनको सीमा हैदर परमानेंट 10,000 देती है, 10K उनको देने के बाद वो हमें गालियां देते हैं कि हम लोग बैकफुट पे आ जाए। तो हम ये सोचते हैं कि हम 10,000 रुपए लेके अगर किसी की गालियां, वो 10,000 रुपए ले रहे हैं और हमें गालियां दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अगर तुम कमाते नहीं हो, अभी तुम्हारा छोटा चैनल है, कम से कम 10,000 तो आ रहे हैं, दीजिए गाली, कोई बात नहीं है, हमारे भाई लोग खड़े हैं, वो संभाल लेते हैं। तो इस केस में आप यकीन नहीं कीजिएगा कि मेरा इतना लंबा चौड़ा मेरा सोशल वर्क का जो मेरा फील्ड जो है, पहली बार ऐसा केस आया जिसमें मतलब अपनी इज्जत दांव पे लगानी पड़ी, पूरी इज्जत दांव पे लगानी पड़ी, अपना काम दांव पे लगाना पड़ा, अपना घर वालों के साथ में भी टाइम स्पेंड नहीं, 1.5 साल से घर वालों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं है, हमारे सारे ऑलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रीज में हैं, उनसे बातें बहुत कम हो गई हैं, मेरे खुद के 2 चैनल हैं, मैं उन पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे उससे सॉन्ग डलते हैं। तो कोई बात नहीं है, मैंने वो मेरे लिए ज्यादा महत्व रखता है जो मेरे देश के लिए गलत काम करता है,
वो ज्यादा महत्व होता है कि हम एक मछली जब हमारे तालाब में आती है तो उस मछली को पहले हम फेंकना पसंद करेंगे। जी सरिता दीदी, मरना सब ने है। ऐसा तो नहीं है कि सब ने पूरी जिंदगी जब तक एंड नहीं होता इस दुनिया का तो इंसान को जिंदा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, मरने की एवरेज आपको पता है 70 से 80 यही चल रही है ना, ठीक है, और आस्ता आस्ता ये कम होती जा रही है। जो एक निजाम और इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, और जिस तरह ये जंक फूड्स आ रही हैं और क्या क्या बीमारियां नई नई सुनने को मिलती हैं, तो इंसान की उम्र कम होना शुरू हो गई। हमारा एक बड़ा अच्छा कौल है इमाम हुसैन का, आप जानती होंगी इमाम हुसैन जिन्हें करबला में शहीद कर दिया गया था। उन्होंने एक कोट था उनका, उन्होंने कहा था कि अगर मरना ही है तो सबसे अच्छी मौत जो है वो शहादत की है, कि इंसान शहीद हो जाए। इससे अच्छी मौत कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। आप जो काम कर रही हैं, मैं जो काम कर रहा हूं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। मेरी जिंदगी में बहुत से केसेस आए हैं, आप जिस तरह बता रही हैं ना, हमें भी पड़ती थी, और यार तुम क्या पीछे हट जाओ, फलां ये कर देगा, फलां वो कर देगा। दुआ ज़ारा केस में मुझे ऐसे ऐसे थ्रेड्स आते थे सरिता दीदी के मैं आपको बता नहीं सकता। अननोन नंबर्स भी नहीं है, और रात को 2:30 3 बजे कॉल्स आती थी, इस केस से पीछे हटो। और मैं उनको ये कहता था, यार ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर लोगे, मैं अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कर रहा हूं, अपनी इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। मर तो वैसे भी जाना है, तो यार कोई अच्छा ही काम करके मर जाओ, कोई बात नहीं, कितना आपने जिंदा रहना। तो आप ये जितना काम कर रही हैं, या जितना जो लोग एक बाप के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो ये जाया तो नहीं जाना, ये आपको मिलेगा, इसका अजर आपको हर सूरत में किसी ना किसी शक्ल में मिल जाना है। और जो बिगोड़ी का साथ दे रहे हैं, अबल तो कोई भी नहीं दे रहा उसका साथ। रघुपुरा के मेरे ख्याल से 100-150 लोग होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है, जहां तक मेरा दिमाग कहता है। बाकी इसको इस मामले में इसलिए कोई ज्यादा बात नहीं करता कि ये पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये किसी और मुल्क की होती ना तो आपको मैं बताता है कि रघुपुरा वाले क्या करते इसके साथ। पाकिस्तान का जब मसला आता है ना तो हर बंदा जरा पीछे हो जाता है, या पाकिस्तान में हिंदुस्तान का मसला होता है तो थोड़े हिंदुस्तानी पीछे हो जाते हैं कि नहीं यार ये कोई और ही मैटर लग रहा है ना। जिस तरह की हम लोगों की यहाँ की हिस्ट्री है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता। आप यकीन करें कि 16 लाख सब्सक्राइबर हैं, सब इसकी हरकतें देखने जाते हैं कि ये, मैं खुद कभी कभी अगर लाइव में देखता हूं कि यार ये आज क्या ड्रामा कर रही है, पता नहीं हर चीज पे केक काट लेती है। ये तो बाथरूम जाने में भी केक काट लेती है कि सचिन को बाथरूम आया और जो केक काट लेते हैं, ठीक है। और इसके जो भाई हैं वो उनको हार पहनने का शौक है, वो जहां बैठते हैं वो कहते हैं मुझे हार पहना दो, बस एक पगड़ी पहना दो। इस हार की डेफिनेशन मैं बताती हूँ आपको, उनको हार पहनने का शौक है। हार, कैन यू इमेजिन हार के पीछे क्या है? हाँ, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ना, उनको पता है इसके बाद मुझे मार्क्स मिलने वाली है, पहले ही हार पहन दो। उन बेचारों ने कभी भी हमने नहीं देखा कि एपी सिंह जी ने कोई केस जीता होगा, कोई भी नहीं, उन्होंने बहुत कोशिश की है लड़ाने की, बहुत कोशिश की है। ये तो आप जैसे बहन भाई थे इंडिया में जिन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल फारग है, निर्भया केस में जो कुछ भी इन्होंने किया। तो शुक्र है कि पहले रूप इंडियंस जितने बहन भाई हैं इसकी शक्ल देख चुके थे, इनकी काली करतूत देख चुके थे। आप यकीन करेंगी, निर्भया केस की एक वीडियो मैंने इंडियन चैनल की एक वीडियो 2-2 घंटे की सुनी है कि वो केस था क्या, और एपी सिंह ने जो कुछ किया एक इंसान नहीं कर सकता। और मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो वो ये कहते हैं कि मेरी वालिदा ने हुक्म किया था कि तुम केस मतलब लड़ो। बिल्कुल पॉइंट, ये आपने पॉइंट नोट किया, यही पॉइंट मैंने भी नोट कर रखा है। एग्जैक्टली मैंने ये कहा कि एपी सिंह को आप छोड़ें, हम उनकी माता जी को सल्यूट करते हैं भाई,
ओ भाई ये कैसी माता है जो एक बुराई की तरगीब दे रही है। ठीक है, एक बच्ची के साथ इतना बड़ा मसला हो गया, माँ उसकी बेचारी रो रो के उनकी जो हालत हुई, और उसके बाद जो वो केस लड़ रही थी, उनका नाम भी सीमा था, जो केस लड़ रही थी, सीमा कुशवाहा। सीमा हाँ, कुशवाहा। तो इन्होंने आके और वो रात को जो फांसी रुकवाई और क्या कुछ किया इन्होंने। उन्होंने ये तो 1 घंटे पहले भी, 1 घंटे पहले अदालत खुलवाई, 1 घंटे पहले फांसी होने से 1 घंटे पहले भी उनके पेरेंट्स को बोला आप चिंता मत करो मैं फांसी रुकवाऊंगा। खट 1 घंटा उनकी फांसी की डेट आई, वो टाइम आया, उनको खटाक से फांसी दे दी गई। क्या कर दिया इन्होंने? कुशवाहा मैम को कितना डराया, कितना धमकाया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो भाई। एक महिला होने के बावजूद उन्होंने जो साहस दिखाया, उन्होंने जो कसम खाई थी, उन्होंने बोला इस केस में, निर्भया के केस में 14 दिन तक वो बच्ची जूझती रही, मौत और उस जीवन से जूझती रही, और वो बच्ची सिर्फ यही बोलती गई कि माँ मुझे जीना है। डॉक्टर उनके पेरेंट्स को बोलते थे, अपने आपस में बात करते थे कि इस बच्चे को हम बचाएंगे, पर क्या बोल के, इसके अंदर तो कुछ जोड़ने लायक है ही नहीं कि जिससे हम टांके लगाएं, जिसको स्टिचेस करें हम। उसको स्टिचेस करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। उसको फिर सिंगापुर भेजा गया, सिंगापुर जाते ही बच्ची ने दम तोड़ दिया, सिंगापुर तक भी उसको ले गए, बट वो बच्ची मरते मरते दम तक ये बोल रही थी माँ मेरे को जीना है और मुझे डॉक्टर बनना है। आज अगर वो बच्ची होती तो बहुत अच्छे ओहदे पे होती और अच्छे डॉक्टर होती, अच्छी खासी डॉक्टर होती, जिसके लिए AP सिंह जी का वो आता, बयान आता है कि भाई देखो अगर लड़की बाहर निकलेगी, पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि किस प्रकार की तबीयत है, उनकी सोच है, क्या थिंकिंग है उनकी, कि अगर लड़कियां इस तरह से सज संवर के बाहर निकलेंगी तो रेप होने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कि अगर लड़कियां सज धज के निकलेंगी तो बेसिक उनके साथ रेप होना ही है। आपके घर में अगर बहन नहीं है तो आप ये बात बोलिए। आप खुद एक बेटी के बाप हैं, 2 आपकी बहनें हैं, 1 आपके मदर है, आपके घर में 4 जो आपके इर्द गिर्द है, जिसने जन्म दिया वो भी है, जिससे आपने शादी की है आपकी जीवन साथी भी है, जिनको आपने जन्म दिया वो भी है, जो आपके साथ में पैरेलल लाइन पे चल रही है, आपके मदर ने जिनको आपके साथ में जन्म दिया, आपकी वो बहनें भी हैं। आज उनकी बहन उनको क्यों मुंह नहीं लगाती है? एक क्रिमिनल लॉयर है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छा नाम है उसका, लेकिन उनको नहीं पूछती है। उन्होंने क्या किया, जब कैमरा आता तो कैमरे के सामने वो अपना एक फेस दिखाते थे, जब कैमरा चला जाता था उस टाइम पे वो उस बच्ची की माँ को किस तरह की प्रताड़ना, किस तरह मतलब क्या क्या शब्दों से मतलब वो करते थे, इतना प्रताड़ित करते थे कि आखिर में उस लड़की की माँ ने, निर्भया की माँ को उनके ऊपर केस करना पड़ा। उन्होंने केस किया, केस थोड़े दिन चला और उसके निर्भया के जो 15 दिन बाद जब वो खत्म हो गई थी, 15 दिन के बाद उन्होंने केस शायद दायर किया और 15 दिन के बाद ही वो पैर पकड़ने के लिए आ गए थे। बस वहां उनसे गलती हुई। हम कह रहे हैं ना, महिलाओं का दिल इतना वो होता है, वो पसीज जाती हैं। उनकी एक तो अपनी बच्ची चली गई है, उस बच्ची के साथ में इतना बुरा इन्होंने कलेश किया, इतना बुरा गंदा वो किया इन्होंने। उसके बाद भी उस माँ ने ये नहीं देखा कि मैंने अपनी बच्ची खो दी है। उस टाइम पे इनका जो लाइसेंस रद्द हो जाता, लेकिन ये पैरों में गिर गया। बता, ये तो इतना बेशरम बंदा है, पैरों में गिर गया, नहीं तो आज ये होता नहीं। बात ये है कि जब पूरे इंडिया में इन पे लान तान की गई, इन्हें बददुआएं दी गई, आप यकीन करें यहाँ दुआधारा केस हुआ था, इंडिया से भी लोग और पूरी दुनिया से लोग, और इतनी उस लड़के को बददुआएं निकालते थे ना जिसने उसको अगवा किया था उस बच्ची को, कि यकीन करें कि नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, हम ये खाली बददुआएं सुने ना हमें हार्ट अटैक हो जाए। यकीन करें कि हमारे मुतल्लिक या हमारी शख्सियत के मुतल्लिक, हमारी पर्सनालिटी के लिए लोग ऐसा सोचते हैं, हम शर्म से वैसे ही मर जाएं। लेकिन भाई इतने ढीठ, ओ हो, इतने ढीठ AP सिंह साहब भी और उनकी बहन जो वहां तक पहुंची हैं, इतने ढीठ कि आप यकीन करें कि लाइव पे लोगों ने गालियां निकाली, वो फिर बैठी हुई है, उसको टेंशन ही कोई नहीं है। वो जनाब पगड़ी पहन के
हार पहन के जगह जगह बेचारे फिर रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब आप अंदर से, आपके अंदर इंसानियत खत्म होगी, इसका मतलब यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर एनिमल्स। आप एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे ना। एक एनिमल को आप जो मर्जी करते रहे, उसको तो एहसास ही नहीं। इंसान और जानवर में जो फर्क है वो सिर्फ एक एहसास का है। अगर एहसास नहीं है तो आप जानवर है ना। जानवर तो हर काम करता है, खाता भी है, बच्चे भी पैदा करता है, हर काम करता है, ठीक है। इवन के आप जब ये साइकोलॉजी पढ़ती है तो आपको पता चलेगा कि जानवर ख्वाब भी देखते हैं, वो ड्रीम भी करते हैं, पता आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं हैरान हो गया था, हमारी ये मिसाल बनी हुई है बिल्ली को छिछड़े के ख्वाब, और हम लोग हंसते थे, हम कहते थे वो ये मिसाल है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। एक्चुअली हम, मेरे बच्चे हैं, हम एनिमल्स के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे बच्चे लोग एनिमल्स के साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि हम तो वो करते हैं। तो मेरे बच्चों को भी पता है कि एक डॉग को भी हम घर में पालते हैं, एक कैट को भी हम पालते हैं ना, वो भी पता है हमारे बारे में कितना सोचते हैं। उनके भी ख्वाब होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है। जब आप एक उसके साथ में, एनिमल के साथ में रहने लग जाते हैं, हम बोलते हैं कि गाय भैंस ये, लेकिन उसको आप एक बार उसको देखिए, उसके साथ में रह के देखिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा जो जानवर है, एक डॉगी को आप देख लीजिए। एक डॉगी को आप अगर आप एक बार खाना दे देंगे ना, वो जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा और आपके बारे में अच्छा सोचेगा। वो हमेशा आपको दुआएं देगा। दीदी मेरे पास 8 हैं कैट्स, 8 बिल्लियां में मेरे पास, 8 बिल्लियां मेरे घर के अंदर हैं। मतलब वो मुझे इतनी पसंद है, और आप यकीन करें कि इंसानों से अच्छे हैं जी जानवर। मैं तो यही कहता हूँ, इंसानों से अच्छे हैं जानवर। सच में हमारे घर में से हम 3 लोग एनिमल वॉलंटियर हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हैं। मैं भी, मेरे दोनों बेटे भी। मेरे दोनों बेटों को तो जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। और आप यकीन कीजिए, मेरा छोटा वाला बेटा जो है उसी पे स्टडी कर रहा है, एनिमल्स पे ही स्टडी कर रहा है। उसकी स्टडी 12th में अब एनिमल्स पे ही है, और उसने एनिमल हॉस्टल में ही एडमिशन ले रखा है। तो हमारे से ज्यादा कौन जान सकता है। तो वहां पे मैं ये देखती हूँ कि मैं मतलब एक एनिमल की भाषा समझ सकती हूँ, एक एनिमल को समझ सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ना एपी सिंह जी को नहीं समझ सकती। एपी सिंह जी की सच में ही मैं उनको नहीं समझ सकती, क्योंकि अभी उन्होंने क्या बोला है, थोड़ी देर में क्या उनके मुंह से आने वाला है, आप सब भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि उनकी जो, अभी देखिए आप, हमारे यहाँ पे ये थीमस हैदर के साथ में थे, जैसे ही हाथरस में वो एक घटना हुई जहाँ पे 123 लोग खत्म हुए, ये इसको छोड़ के वहां चले गए। अब वहां चले गए, अब इनके बयान क्या आते हैं, जिस दिन सीमा हैदर के घर में आते हैं वहां से वापस आते हैं, अभी उस केस में कुछ नहीं हो रहा है, ना केस दर्ज हुआ है, ना FIR। हाँ, केस हमारी तरफ हो गया है, केस की जो वो है हमारी तरफ हो गई है, केस हम लोग जीत गए हैं। कहाँ से? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो योगी जी ने बोला है कि भैया तफ्तीश करो इस पे कि क्या है क्या नहीं है, जो भी है, जो भी निकलता है वो बताएं। और ये केस जीत गए हैं, और उसके बाद अपने उनको सिखा रहे हैं, हैदर भाई के बच्चों को गंदी बात सिखा रहे हैं। हमारा इतना पाक साफ महीना है, हमारा इतना अच्छा महीना है, सावन के महीने में हम लोग उनके भोले बाबा के व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं। पहले फास्ट में कहते हैं कि 5 फास्ट आ रहे हैं, 5 फास्ट में आपको व्रत रखना है, आपको पूजा करनी है। और जो लोग आप लोगों के लिए और आपके माँ पापा के लिए, पापा कौन है भाई इंडिया में, पापा कौन है भाई उन बच्चों का, पहले आप ये दिखाइए ना, लीगली उनका पापा दिखाइए। आप आए मुझसे, अब आप तो आपने भी ये शुरू कर दिया, आप एक बार उनको जरूर उनको पैगाम दीजिएगा, हमारे साथ उनको जिरा करने के लिए बुलाइएगा। हम तो उनसे 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। हम करूंगा हैदराबाद से बिल्कुल उनको आप लाइएगा, हम और उनसे मैं लाऊंगा। वो कहीं नहीं आते ना एपी सिंह साहब, कसम से मेरा वादा है, मैं लेकर आऊंगा, अल्लाह के लाइफ पे लेके आऊंगा उन्हें मैं। बिल्कुल, ना हमें कोई कहानी सुननी है, ना हमें कोई गलत बातें करनी है, ना हमें झगड़ा करना है, हमें
4-5 क्वेश्चन है, उनके जवाब चाहिए। उसके बाद अगर वो उससे हमें प्रमाण दे देते हैं, अगर वो चीज दे देते हैं, तो हम बजरंगी भाईजान को बोलेंगे कि छोड़ दीजिए केस, छोड़ दीजिए केस, रहने बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें हकीकत चाहिए ना। ये ऐसे तो आपने कितना सारा ये इनलीगल शादी करवाई आपने। सबसे बड़ी बात आपने देखी है कि जब ये मोमिन सर पे केस करते हैं, एक दिन आपने देखा होगा कि एक डेस्क बिछा के ये और 2-4 लड़के खड़े हो रखे थे इनके पीछे, और लप्पू खड़ा हो रखा था। तो वहां पे 28 फरवरी की जगह 30 फरवरी लिखा हुआ है एफिडेविट में। तो क्या करेंगे, क्या केस जीतेंगे ये? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स हमें नजर आए ना बहन, हम पहले उसके घर वालों को जाते हैं, उसको समझाते हैं कि यार इसका ट्रीटमेंट करवाएं। देखे ना, ऐसा बंदा तो बड़ा खतरनाक है। ये तो जहां पे वो रह रहे हैं तो इर्द गिर्द के जो उनके हमसाए हैं तो उनके लिए भी खतरा है बंदा, कि जिसको यही नहीं पता कि अगर मैं जो बात कर रहा हूं यार उसकी कितनी डायमेंशंस हैं, उसके कितने मायने हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। बोली जाते हैं, इधर की बात करें उधर का जवाब देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि इनको ना मेडिकल की जरूरत है, इनका दिमाग का चेकअप कराएं। ये मतलब इनको शोहरत या चाहिए या इनको फेम चाहिए, और बस यही है कि मैं किसी ना किसी तरीके से किसी केस में, आप यकीन करें ये सीमा को बॉर्डर पे बाय बाय करने भी नहीं आएगा बंदा, ये लिख के रख लें। कैसी बात कर दिया आपने, बाय बाय, वो अपने बाय बाय वेस्ट करेंगे? इम्पॉसिबल भाई, कैसी बात कर दी आपने, बाय बाय? ये जब इतना करना तो बनता है बहन, ये नौबत आएगी, ये इतना जरूर करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब हथकड़ी लग रही होगी, उसके बाद पूछेंगे भी नहीं। जब हथकड़ी लग रही होगी ना उसके बाद पूछेंगे ओहो अच्छा बहन, उसके बाद बहन भी नहीं, बहन भांजे कुछ नहीं, भांजे तो कौन जाएंगे अपने मुल्क, लेकिन उस टाइम पे तू कौन मैं कौन, ऐसा ही ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये अभी पीछे हट गए हैं, अभी कुछ नहीं है। परसों मिलना होगा उनको तो बच्चों का सहारा ले लिया। वो तो हमें पता है कि भैया आप 24 घंटे फोन पे बात करते रहते हैं, पर्दे के पीछे आपकी पूरी स्ट्रेटेजी हो गई थी कि मैं ऐसे वो डालूंगी, वीडियो डालूंगी, बच्चे वीडियो में आपको पुकारेंगे, और वीडियो उन तक पहुंचती भी नहीं है, मामा पगड़ी पहन के पहुंच भी जाते हैं। मामा पर बिना, जब तक वो पहुंच भी रही होगी, जब तक यूट्यूब पे अपलोड हुई होगी, उससे पहले मामा पहुंच जाते हैं। तो आपने बेवकूफ आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? उसके निर्भया के केस में हमने इतना ज्यादा नहीं बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अब भी नहीं बोलेंगे। और जो माँ बाप नहीं होंगे वही नहीं बोलेंगे, बाकी जो माँ बाप होंगे, जिनके बच्चे होंगे, जिनको दर्द होगा अपने बच्चों का, वो हमेशा और हर वक्त हैदर भाई के बारे में सोचेंगे कि वो व्यक्ति किस तरह का है। उस व्यक्ति ने हमें पुकारा है और वो हमें हाथ जोड़ के हमेशा बोलता है, हमारे इदारों को पुकारा है, हमारे कानून को पुकारा है, और डेफिनेटली हमारे कानून को पुकारा। तो हमारे कानून ने उनको बोला कि आइए आप बिल्कुल अपनी बात रखिए और आप अपने बच्चों को ले जाइए, और उसके बाद जो कानून करेगा वो जो भी फैसला कानून का होगा बिल्कुल हमें मंजूर होगा। और हमें पता है हमारा कानून इतना भी वो नहीं है, बिल्कुल हैदर भाई का साथ देगा। और बच्चे मोमिन मलिक साहब ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर है। इसी तरह अच्छा, मैं जहां तक मेरा ख्याल है जितनी जल्दी ये पहुंचते हैं ना किसी भी मुद्दे में, एपी सिंह साहब या सीमा हैदर के घर, और ये मुझे लगता है या तो इन्होंने प्लास्टिक की पगड़ी बनाई हुई है या प्लास्टिक का हार बनाया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है पगड़ी बांधने में टाइम लगता है ना दीदी, थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ठग करके पहुंच जाते हैं। इनको मसला कैसे बात कर रहे हो, ये तो हम लोगों को दिखाया जाता है, नहीं तो पर्दे के पीछे तो 24 घंटे लगे रहते हैं बातों पे, 24 घंटे उनका आने का इंतजार हो रखा होता है। आपने देखा नहीं, 1 घंटे पहले लाइव आई है, 1 घंटे बाद फिर जुड़ना, मेरे भैया आ रहे हैं, उसमें एक आदमी लिखता है नीचे, अरे भाभी आज तो बड़ी सुंदर लग रहे हो, तो भाभी को फिर चिड़ मचती है, हाँ आज तो सुंदर लगूंगी, आज तो भैया आ रहे हैं। अरे तू तो पूरी दुनिया की भाभी है, तेरे को तो हमेशा ही बोलते रहते हैं। 1 घंटे बाद फिर जुड़िएगा हमारे साथ में, मेरे भैया जी आ रहे हैं,
भैया क्या लद्दाख से आ रहे हैं, भैया को कोई जंग जीत के आ रहे हैं, भैया दिल्ली में से रघुपुरा पे जा रहे हैं और 24 घंटे तुम्हारी बात होती रहती है। क्यों इतना ड्रामा, क्यों इतना दिखावा, क्यों ये मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। ये ड्रामेबाजी है दोनों बहन भाई, ये दोनों अच्छा बहन भाई दीदी, ये देखिएगा सूर्या वर्मा जी, ये ओरिजिनल है या फेक आईडी है ये? ये सूर्य वर्मा भाई हैं। अच्छा, आप बेशक आउट होके ना इनको लिंक भेज दें, मैं लिंक भेजती हूँ, फिर दोबारा आ जाएं सूर्या भाई के साथ। अच्छा जी, तो आज हमारा लाइव आप लोगों को कैसा लगा आपने जरूर बताना है। सूर्या वर्मा जी भी आ रहे हैं आज, उनसे भी हमारी जो है ना वो फेस टू फेस हमारी उनसे बात होगी। 1.5 साल से मैं इस केस को रिपोर्ट कर रहा हूँ, और जितने लोग हैं इस टाइम में, मैं तमाम लोगों का जिनकी वीडियो, जिनकी अच्छी बातें मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूं ताकि बातें लोगों तक पहुंचे। सबसे पहला नाम आस्था माँ जी का है। बहुत सी हमारी बहनें हैं हिंदुस्तान की, उनके क्लिप भी मैं लगाता हूं। सिर्फ 10 मिनट की वो बात लगाता हूं जिससे इस केस में लोगों की नॉलेज में इजाफा हो। और सरिता व्लॉग्स वाली बहन है, और बजाते रहो न्यूज वाली बहन है, बहुत सी बहनें हैं, भाई हैं, अमसवीर भाई, काका भाई जिनको कहते हैं, उनके बड़े मैं लगाता हूँ। और एक भाई थे, उनका मेरे ख्याल से चैनल अब दूसरा हो गया है, नदीम भाई थे या जो भी थे। तो उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना नाम भूल गया, क्राइम एंकर साक्षी जो है, उनका बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद ये होता है कि जिसने बहुत अच्छी बात की है उनका 5 से 6 मिनट का कोई ऐसा क्लिप लेके लोगों तक पहुंचाया जाए, चाहे वो अवेयरनेस का हो, चाहे वो सीमा भगोड़ी को भगाने का हो, या जैसा भी हो। जो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये बहुत अच्छा बात की जा रही है और ये मेरे चैनल पे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं वो लेता हूं। और उन तमाम लोगों का शुक्रिया। कभी किसी ने कोई गीला नहीं किया, कभी किसी ने मुझे कुछ रोका नहीं, या यही नहीं कहा कि आप मत करें। तो मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और यही एक वो जंग है जो हम लोग लड़ रहे हैं। व्यूज भी आ जाते हैं, इंसान पैसे भी कमा लेता है, कमाइयां भी हो जाती हैं, लेकिन ये जो एक मुद्दा, आप यकीन करें कि 20 से मैं कहा 20 भी नहीं, अब तो रह गए 10 से 15 लोग हैं जो अभी तक इस केस को जिंदा रखे हुए हैं, जिसमें इंडियन यूट्यूबर्स भी हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये केस ना उठाया जा रहा है, ना देखा जा रहा है। ठीक है, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो इंडिया का जो मीडिया है वो सीमा हैदर को, आपको पता क्या कुछ करता है, मिठाई के डब्बे लेके पहुंचा होता है सीमा भाभी के पास। मेन चीज है वो बच्चे, सबसे बड़ा मसला उन बच्चों का है, और इसीलिए हम इसको जिंदा भी रखे हुए हैं। और आप लोगों का, बल्कि आप लोग जो देखते हैं, आप लोग जो कमेंट करते हैं, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो आप लोगों का है। आप लोग हमें ना देखें तो हम क्या करेंगे? हम खाली क्या माइक लेके बैठ जाएंगे तकरीर करने के? आप लोग सबसे बड़े कंट्रीब्यूट करने वाले आप लोग हैं, और ये सारे क्रेडिट्स आप लोगों को जाते हैं कि आप लोगों की वजह से ये मुद्दा जो है वो अभी तक ठंडा नहीं हो सका। वरना लोग जो है वो हो जाता है, पीछे हट जाते हैं, थक जाते हैं, और इसी वजह से ये है। तो इंशाल्लाह अल्लाह लाइव आप डेली हुआ करेगा, और हम अपना एक प्रॉपर टाइम रखेंगे। इंशाल्लाह सबको इनवाइट करेंगे, आस्था माँ जी को भी इनवाइट करूंगा, सरिता व्लॉग वाली एक बहन है, इंशाल्लाह वो भी आएंगी हमारे साथ। सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह जमा होंगे, और हम सारे मिलके गुलाम हैदर के बच्चों के लिए इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे। मोमिन मलिक से भी इंशाल्लाह बाकायदा रिक्वेस्ट में करूंगा, और बाकी जितने भी हैं पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। और कुछ और चीजें थी, बड़े सवाल थे, वो भी इसके ऊपर भी हम डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो मैं वेट कर रहा हूँ, सरिता मैम गई हैं सूर्या वर्मा जी को वो करने, क्योंकि यहाँ से जो है वो बाहर निकल के इनविटेशन जो है वो भेजना पड़ता है, इस वजह से। तो सूर्या भाई आए, तो उसकी वजह ये है, सूर्या भाई सबसे पहले वो शख्स थे जो मीडिया पे आए, और वहां से लोगों को पता चला
कि नहीं ये मसला पाकिस्तान या इंडिया का नहीं है, ये मसला हिंदू या मुस्लिम का नहीं है, ये मसला इंसानियत का है। तो सबसे पहली आवाज जो थी मेरे चैनल के ऊपर वो सूर्या वर्मा जी की थी, और सूर्या वर्मा जी जो है अभी भी वैसे ही कायम व दायम है और लाइव्स में हम उनको देखते रहते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ आएंगे, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, नए से नए लोग जोड़ के इसके ऊपर हम बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। हम यहाँ पे एक दूसरे को ब्लेम बिल्कुल कोई गेम नहीं है। उसने मेरे मुतालिक ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया, कौन कैसा है पूरी दुनिया जानती है। खुद बताने से कभी नहीं पता चलता कौन कैसा है। दूसरे के बारे में हमेशा राय दूसरे लोग दिया करते हैं। अपने बारे में क्या राय देनी कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। नहीं भाई, लोग कहते हैं कि वो अच्छा है, मैं इसको अच्छाई समझता हूं और यही अच्छाई होती। मैं ओ जी मेरी क्या बात है जी, मैं जनाब अल्लाह टीवी चला रहा हूं जी फलां, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को कहना चाहिए। अब सरीदा दीदी हैं, सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, और भी हमारे भारत के बहन भाई हैं, सब उनकी तारीफ करते हैं। शाहिद हुसैन भाई हैं, उनकी सब तारीफ करते हैं, जिस तरह वो रिपोर्ट करते हैं, जिस तरह वो लाइव करते हैं। फयाज भाई हैं, पूरी दुनिया तारीफ करती है। तो अपने मुंह से जो कर रहा हो तो समझ आए कि एक तो वो एहसास कमतरी का शिकार है, जो अपने बारे में ज्यादा बात करे, जो अपने बारे में करे कि जी मैं बड़ा अच्छा हूं और मैंने ये से ये कर दिया। इट्स मीन कि वो एहसास कमतरी का शिकार है, और हकीकत में उसने वो नहीं किया। वो सिर्फ लोगों को बताना चाह रहा है कि मैं ऐसा हूं। वो ऐसा नहीं है। जो जैसा है लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी तक उनका मैसेज नहीं आया दीदी का, और क्या कहते हैं, लाइव उनका वेट करें या एंड करें लाइव का? आप लोग क्या मशवरा देते हैं? अभी मेरे साथ तकरीबन 90 पीपल्स हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो हम उनका वेट कर लेते हैं, और अगर कहते हैं तो फिर लाइव कर लेते हैं। तो कल इंशाल्लाह फिर सूर्या वर्मा जी को भी इनवाइट कर देंगे अपने साथ। ठीक है, वो कह रहे हैं जी एंड कर दें। ठीक है, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अल्लाह टीवी पे सबसे पहला लाइव था, और इंशाल्लाह कल सुबह मैं अपनी कम्युनिटी पे एक प्रॉपर टाइम लगा दूंगा, और बल्कि आ गए हैं, वेट आगे 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 सरिता दीदी आ गई हैं। सूर्य भैया को भी ढूंढ रहा, इतने सूर्य निकल गए। नहीं आए सूर्या भाई। वैसे मैंने लिंक भेजी हुई है, उनको भेज दी मैंने, और ऑनलाइन भी है वो। अच्छा, चलें। मैं दीदी सब लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने कहा आप लोग आगे 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 भाई। हाँ, मैंने बोला ना सूर्य, मेरे को पता है सूर्य भैया की, सूर्य भाई की आईडी ना कल कोई फेक आईडी बना के कोई हम लोगों के यहाँ कमेंट कर रहा था, जय राधे राधे, जय श्री राम भाई जी। राधे राधे सरिता बहन, कैसी हो? राधे राधे, वेलकम सर। राधे राधे भाई, राधे राधे। बहुत अच्छा लग रहा था, देख रहा था मैं कि हमारी राधे राधे हम सरिता बहन को बोल सकते हैं। और भाई से भाई अल्लाह आपके सूर्य भाई, आपके नाम की फेक आईडी बनी हुई है, इसलिए मैंने पहचान लिया कि आप हो, क्योंकि जब भी आप आते हो आप राधे राधे बोलते हो। जी। सबसे पहले अल्लाह भाई को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है जी। ये अल्लाह चैनल है भाई का, बहुत बहुत मेरा बहुत प्यार है भाई को। और बहुत 1-1.5 साल पहले मैं इनकी लाइव पे आया था, और शायद और बाकी हमने ताकि नेट इशू। हेलो जी भाई, जी हाँ थोड़ा सा नेट इशू हो रहा है सूर्य भाई जी आपका। नहीं, अभी हो रहा है। अब ठीक है। आवाज आ रही है? आवाज जी क्लियर है। आवाज अच्छा, आवाज क्लियर है? परफेक्ट। जी क्लियर है आवाज, बात करें आप। जी बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमारी सरिता बहन बैठी है चैनल पे आपके,
और इनका तो बहुत ही हमारी बहन है। और भाई साहब अल्लाह आपको भी बहुत बहुत, मैं एक आपके चैनल पे मैं आया और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस समय तो नहीं हो मिल पाता। और माहौल हमारे यहाँ भारत में बहुत गर्म हो चुका है सीमा हैदर का, क्योंकि उसने मुझे भी बहुत तू तड़ाक से बोला था, और मैं बहुत जबरदस्त कानून के तहत उन पर, मैं मोमिन जी से मिलकर उस पर बहुत जबरदस्त एक्शन करवाने जा रहा हूँ। और अब जो है सीमा हैदर अब बचने वाली नहीं है, उसको पाकिस्तान गुलाम हैदर के बच्चे देने ही पड़ेंगे हर हालत में। तो भाई हम इंसानियत के नाते हमने ये शुरू से आवाज़ उठा रखी है, एक पिता की आवाज़ उठा रखी है। और हमने दोनों देशों को, ना हमने पाकिस्तान की बात करी, ना हमने इसमें किसी इंसान को ऐसी देखा, हमने सिर्फ एक इंसान के नाते एक पिता को देखा कि एक पिता के 4 बच्चे हैं, इलीगल रास्ते से आए हैं, उसकी बीवी उसको घर बार बेच कर आ गई है। तो ये बहुत बड़ी घटना है हमारे देश के अंदर, और हम इस घटना को बहुत जोरों शोरों से, बहुत दबंग आवाज से हम इसको ले रहे हैं। और हम बिल्कुल इस आवाज को जब तक बंद नहीं करेंगे जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते, क्योंकि वो पिता है। एक पिता भाई, एक पिता भी होता है। और इस सीमा हैदर ने हमारे यहाँ पर आकर इतनी गंदगी फैला दी है कि शायद हम क्या कहें कि हमारे देश में हम आपस में ही, हम अपने भाई बहन आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैंने बहुत ही बारीकी से सोचा है कि इसका इलाज कैसे होगा। भाई सुन रहे हो? हमने बहुत ही बारीकी से सोच लिया है कि इसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि हमारे मोमिन मलिक जी ने बहुत ही दबंग तरीके से आवाज उठाई है, बहुत ही दबंग तरीके से उन्होंने कोर्ट में इसका केस डाला है। और हम सब भारतीय मिलकर मोमिन मलिक जी के साथ हम खड़े हैं। और मोमिन मलिक जी इस सीमा हैदर को, सचिन को और उसके पूरे परिवार को जो इसमें मिला है, इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। और गुलाम हैदर को बाइज्जत सम्मान के साथ उस पिता के बच्चे हैं, हम गुलाम हैदर के बच्चे बाइज्जत सम्मान के साथ हम उसको लौटाएंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारे भारतीयों का वादा है, ये हमारे सनातनी लोगों का वादा है। हम इस आवाज को जी जब ये लाइव शुरू हुआ था तो सबसे पहले सरिता दीदी को मैंने आपका नाम लिया था। मैंने कहा सूर्या वर्मा भाई वो है जिन्होंने आके सबसे पहले माइंड सेट किया कि ये लड़ाई पाकिस्तान, भारत, हिंदू और मुस्लिम की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की। ये आज सारा क्रेडिट सबसे पहले आपको जाता है। यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने आके लोगों की सोच को बदल दिया। और हमें देखें, अल्लाह और भगवान जो काम करता है अपने मुताबिक कर रहा होता है। आप वो पर्सनैलिटी थी जब आपने आके बहुत से लोगों को, उन्होंने देखें कितने हिंदू भाई हैं वो सोचते होंगे यार ये मुसलमान जो भी है, या कितने भारतीय ये सोचते होंगे यार छोड़ो पाकिस्तान का मसला, हमें क्या बोलना। लेकिन आप वो पर्सनैलिटी थे जिसके अंदर हर भारतीय ने सोचना शुरू किया कि नहीं, ये एक बाप का मसला है, ये एक इंसानियत का मसला है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है। तो सर आपको तो दोनों हाथों से सैल्यूट है पाकिस्तान की तरफ से। सर हमारा देखिए, हम पाकिस्तान की, आप सबने इतना जिस तरह से हमें प्यार भी दे रहे हो, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, एक पिता के लिए। हम एक पिता के लिए खड़े हैं, एक इंसान के लिए खड़े हैं, एक गरीब इंसान के लिए खड़े हैं, एक गरीब मजदूर इंसान के लिए खड़े हैं, गुलाम हैदर के लिए खड़े हैं। और हम सब भारतीय 140 करोड़ लोग खड़े हैं उसके लिए। हमने देखिए ये मामला बहुत ही गंभीर होता जा रहा है हमारे पास। ये इसलिए गंभीर होता जा रहा है कि वो इस जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी कोई ऐसी आंच या कोई ऐसी बात ना आए। इससे हम भारतीयों की हमारी प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि वो बच्चे गुलाम हैदर के हैं। और वो जो सीमा हैदर है वो आज भी उसी की पत्नी है, उसी की बेगम है, आज भी वो उसी के निकाह में है। क्योंकि सचिन की इस शादी को
हम भारतीय सनातनी लोग इसको मंजूर नहीं करते, क्योंकि ये इलीगल है सब। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज दिखाई गई है कि सीमा हैदर ने छल कपट करके एक अपने पति, अपने वतन, अपने देश, अपने धर्म, अपने दोस्त, अपने सभी मित्र, सबके साथ उसने धोखा किया है। और ये मैं इसको प्यार नहीं मानता, इसको मैं प्यार नहीं मानता। इसको मैं बिल्कुल एक ऐसी सोची समझी सोच मानता हूँ, एक साइको तरह की एक महिला मानता हूँ, और जो आकर गलत तरीके से हमारे भारत में प्रवेश कर चुकी है। और इसको निकालना हम बहुत सभी इस पर आवाज उठा रहे हैं। और जल्द से जल्द जो भी, देखिए पहले इसको बेल मिली थी तो बच्चों की वजह से मिली हुई है। हमें बच्चों का बहुत सम्मान है, बच्चों का बहुत हम प्यार करते हैं, चारों बच्चों को, गुलाम हैदर के। और उन बच्चों का पूरे भारत के 140 करोड़ लोग, उन बच्चों पर आशीर्वाद है। हम उन बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और हम छोटे बच्चे हैं, वो गुलाम हैदर के बच्चे हैं। हम कहेंगे चल सीमा हैदर के हैं, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। हम बच्चों का भविष्य हमारे देश में बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही, जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे ही गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और हम उन बच्चों पर कोशिश जी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। मुझे सूर्या भाई तकरीबन कोई 25 से 30 साल हो गए जर्नलिज्म में ना, बहुत अच्छा। और बड़ी कोर्स के अंदर बीट्स होती हैं और ये सारा कुछ होता है, तो हम लोग जाते रहते हैं। अब एक जुमला कहने लगा, उसको आप याद रखिएगा। जुमला क्या है? जुमला ये है कि अदालत में हमेशा जजमेंट्स के ऊपर फैसला किया जाता है। हमारी जुबान में कहते हैं नजीर मिलना, एग्जाम्पल के ऊपर होता है कि फलां दौर में फलां जगह पे एक केस ऐसा ही आया था, उसकी एग्जाम्पल ये है, जज साहब को बताया जाता है ये केस सीमा हैदर हार जाएगी, उसकी वजह क्या है। अगर उसको सिटीजनशिप मिल जाती है या कुछ भी होता है, तो ये एक जजमेंट रिकॉर्ड में आ जाएगी। मैं आपको बात समझ रहे हैं? सर, इसको कभी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। सर, ये जलील होकर निकलेगी। ये बहुत ही सर जलील, सबसे पहली बात है कि इसको भारत की नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती। हमारा जो हमारा जो CAA कानून बना है, वो आपको जानकारी होगी, वो जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेशी है, अफगानिस्तानी है, वो उनके लिए है। और वो हिंदुओं के लिए है जो बहुत ही कमजोर हैं, बहुत मतलब उनके साथ अन्याय हुआ है, वो उनके लिए है। ये ऐसी सीमा हैदर के लिए नहीं है जो जिसका पति है, वतन है, परिवार है, बच्चे थे, गलत तरीके से वहां से प्रवेश किया, भारत में प्रवेश किया। ऐसी महिला के लिए मां महिम राष्ट्रपति जी ने, हमारी मां महिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 बार उसकी याचिका को खारिज कर चुकी है कि इसको कोई भी यहाँ पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि AP सिंह ने पहले 3 बार इसकी जो याचिका लगाई इसको नागरिकता पाने के लिए, वो नागरिकता उसको कभी भी नहीं मिल सकती। ये एक पाकिस्तानी महिला है और पाकिस्तान में ही ये वापस जाएगी। इसका कोई भी शादी, जो इसका निकाह हुआ है हमारे भारत में, सनातन धर्म में प्रवेश करा है, ये हमारे सनातन धर्म में भी नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए बाकायदा सर्टिफिकेट होता है। और वो सर्टिफिकेट इसने जो बनवाया हुआ है वो भी एक जिसे कहते हैं हम जाली, इंग्लिश में इसको डुप्लीकेट कहते हैं, वो है। ये सारा उन्होंने बनवाया हुआ है। और बच्चों की बात आती है, मेन चीज है, हमें सीमा हैदर से कोई नहीं, वो सिटीजन के साथ रह रही है, हमें इससे इस बात का वो नहीं है। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात है कि गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तानी बच्चे हैं, और गलत तरीके से उसके एक पिता से उसके बच्चे वो छीन कर लाई है। मैं कह रहा हूँ किडनैप करके लाई है। तो हम भारतीय की सोच बहुत ही गंभीर हो चुकी है इस मामले में। इस पर हमें भी गालियां मिल रही हैं, हमें भी कुछ उल्टा सुल्टा कहा जा रहा है, लेकिन हम अड़े हैं, इस बात पर हम अड़े हैं। हमारी सरिता कटेच बहन ने बहुत ताकत
मैं कहता हूँ इतनी आवाज उठाती है हमारी बहन। मैं कहता हूँ हमारी सरिता व्लॉग वाली बहन है, हमारे काका वीर जी हैं, बहुत मैं कहता हूँ ऐसी हमारी आस्था माँ है, ऐसे हंसे बड़े बड़े हमारे चैनल हैं जो ऐसी हम बहनों पे गर्व करते हैं कि उनके लिए आवाज उठा रही हैं। और सूर्य वर्मा शुरू से खड़ा है और जब तक खड़ा है, जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिल जाते। और हम कहते हैं कि गुलाम हैदर आपके बच्चे बाइज्जत सम्मान के साथ आपके बच्चे बाकायदा पाकिस्तान वापस जाएंगे। समय आएगा, बिल्कुल थोड़ा समय लग गया है, लेकिन हमने और ताकत लगा दी है। जिस तरह से हम पर भी उंगली उठी है, सीमा हैदर ने हमें भी हमारे ऊपर भी अटैक कर दिया है, तो हम उस पर अब बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और कानून के तहत मोमिन मलिक जी से इसको जल्द से जल्द हम कहेंगे गुलाम हैदर भारत आएगा। सबसे पहले सूर्य वर्मा जाएगा, सूर्य वर्मा उसका तहे दिल से स्वागत करेगा भारत में और उसके बच्चे दिलाने में उसकी पूरी हर चीज से मदद करेगा, तन मन धन से। और मैं कहता हूं गुलाम हैदर भारत आ मेरे भाई, हम खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर चीज से खड़े हैं और आपको किसी चीज से घबराने में, भारत में किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। हम माताएं बहनें खड़ी हैं, हम खड़े हैं मेरे भाई। जी देखें, हम खड़े हैं। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी हादसा, कोई भी सानिया हो जाए दुनिया के किसी जगह पे, परवरदिगार ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, बिल्कुल कुछ लोग चुने होते हैं खास कामों। देखिए भैया, अल्लाह सुनो, अल्लाह है, भगवान है, दुनिया में सब चीजें हैं, सब अपना मजहब है सबका, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हमें धर्म की बात, इसमें धर्म की बात नहीं है, इसमें एक इंसान। बिल्कुल मेरा ख्याल से नेट का वो हैं गुलाम हैदर के बच्चे। इंसानियत के नाते हम आवाज उठा रहे हैं, एक पिता की आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि एक गरीब मजदूर जो बेचारा अपने बच्चों का पेट पालने, अपनी पत्नी का पेट पालने के लिए विदेश गया और जब वो अपने वतन आया तो उसके बच्चे, उसका घर का ताला लगा है, उसका घर बाहर बिक गया, उसके मासूम छोटे छोटे बच्चे उससे छीन लिए गए हैं और वो हमारे भारत में है। तो हम भारतीयों ने तहे दिल से, भाई हम कहते तहे दिल से आवाज उठा रखी है और इस आवाज को बुलंद रखेंगे। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और आज मैं दिल से कहता हूं, दिल ठोक के कहता हूं और पूरी दुनिया सुने, पाकिस्तान भी सुने, हिंदुस्तान भी सुने, पूरी दुनिया सुने कि सीमा हैदर एक दिन अपने वतन वापस जरूर हम उसको भेजेंगे, गुलाम हैदर के बच्चे जरूर उसको भेजेंगे इंशाअल्लाह। हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा कानून भी कमजोर नहीं है, हमारा संविधान कमजोर नहीं है भाई, हमारा संविधान बहुत ताकतवर संविधान है। सूर्या भाई, आप लोगों की किताबें पढ़ के हमारे जो बुकला है वो यहाँ पे केस लड़ते हैं, इंडियन बुक्स। जी हम बहुत मानते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत जितना इंसाफ पाकिस्तान में नहीं मिलता। मेरी बात सुने, मैं जर्नलिस्ट हूँ, ठीक है, मैं राइटर हूँ, मैं पोइट हूँ, लेकिन मैं झूठा नहीं हूँ सर, मैं सच बोलता हूँ, बिल्कुल मैं सच बोलता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप निर्भया केस देख लें, चले डिले टैक्टिस हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन उनको सजा मिली। ठीक है, देखिए फांसी हुई, यही केस सर। जी निर्भया जो हमारी बेटी थी, हमारे 4 लाख वकीलों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि हम नहीं लड़ेंगे, हमारी बेटी है। लेकिन एक ऐसा झूठा छल कपटी एपी सिंह आया और उसने ये केस लिया। क्या था? पैसे कमाने का धंधा बनाया उसने, उन चारों के घर बिकवा दिए, उन चारों के घर बिकवा कर उसने पैसे लिए उनसे और उनसे कहा, उन बच्चों की माँ से, कि इन बच्चों को मैं बचाऊंगा, आप पैसे का इंतजाम करो। उन्होंने पैसे दिए, लेकिन हमारा संविधान, हमारा कानून सख्त था, पूरा देश सख्त था, हमारी 140-135 करोड़ लोग सख्त थे उस वक्त कि एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है और इसकी सजा। एपी सिंह को भी बोला, एपी सिंह ने, उनको फिर फांसी हुई, उनको फांसी हुई मेरे भाई। और ये सच्चाई, ये सच था, ये सच्चाई की लड़ाई थी, सच का साथ दिया। और ऐसे ही सीमा हैदर के साथ होगा। पहले सीमा हैदर को जेल भेजेंगे,
जेल भेजकर फिर हम उसके वतन भेजेंगे पाकिस्तान। वो एक पाकिस्तानी महिला है और हम उसको जी हमें नहीं आप चाहिए, ये देखें, हमारा देश है। सरिता दीदी मेरी, आप ये देख लें कि जर्नलिज्म के हवाले से हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ठीक है, और जो मजहबी चीजें हैं वो सारी मैंने की हुई हैं, और उस हिसाब से तो मेरी पर्सनालिटी, फेवरेट पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए कि बंदा के यार ये तो कोई बड़ा स्पेशल बंदा निकाला इसने, ठीक है। देखिए अल्लाह भाई, आप हैरान हो जाएंगे, मेरी फेवरेट पर्सनालिटी, जिस पर्सनालिटी का मैं दीवाना हूं, वो भगत सिंह है। भगत सिंह बहुत ही दिल से आपने बात कही है भगत सिंह की, क्योंकि हमने भगत सिंह, हमारे राजगुरु सुखदेव जी, उन्होंने बलिदान दिया है भारत के लिए, उन्होंने प्राण आहुति दी है अपनी, उन्होंने शहीद हुए हैं, जब जाकर हमारा देश ये भारत, इंडिया, हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और उनकी वजह से ही आज हम सूर्या भाई वो जिस तरह उन्होंने प्लान किया और जिस तरह वो डट के सिस्टम के साथ खड़े हुए ना सर, उसकी मिसाल तारीख में ही नहीं है। नहीं है जिस तरह उन्होंने जिस तरह सर, गोरों को भगाया ना, बिल्कुल सर, बिल्कुल भगाया। और हमने जो आजादी मिली है, लेकिन हम आजाद देश में हैं। अगर एक महिला अगर इस तरह से हमारे देश में रहकर, और हम ये नहीं कहेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे, हम ये कहेंगे वो महिला एक इंसानियत, एक पति जो उसका पति था, उसका शोहर है और जिंदा है, तो भाई उसके साथ छल कपट करके इस तरह से आई है, तो हमने आवाज जरूर उठाई है। हम दिल से खड़े हैं और हम इस चीज को हम एग्री भी करते हैं कि गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं, हम एग्री कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे बा इज्जत सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उसको गुलाम हैदर को हम जरूर लौटाएंगे। हम भी बलिदान देना जानते हैं, हमें किसी ना किसी को बलिदान देना पड़ेगा, सूर्य वर्मा देगा बिल्कुल, लेकिन गुलाम हैदर के बच्चे जरूर दिलाएंगे। कहीं ना कहीं हमें बलिदानी देंगे, जब जाकर हमें आजादी मिलती है। और हमें खड़ा हूं सर, मैंने कह दिया सबको कि हमने जब तक गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे, हम बहुत जोर शोर से इसकी आवाज उठाएंगे, और वह आवाज उठा रहे हैं। और भाई मैं कहता हूं, दिल से कहता हूं, फिर मैं गुलाम हैदर, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं कहता हूं, देखिए गुलाम हैदर ने कहा कि आप बच्चों की वीडियो दिखा रहे हो, देखिए उस वक्त बच्ची बीमार थी, वो उसके साथ क्या हादसा हुआ, घर में हुआ, मैंने वो वीडियो देखी, तो मैंने वो वीडियो देख के मैंने बहुत आवाज उठाई है। हमारा दिल भी टूटा कि कोई बच्ची के साथ कोई गलत हरकत ना हो, वो एक छोटी बच्ची है, गुलाम हैदर की बच्ची है, और हमें बहुत सोच समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बिटियां हैं। हम बच्ची का सम्मान करते हैं, हम एक महिला का सम्मान करना जानते हैं, हम एक छोटी बच्ची को पूजते हैं, हम माँ की तरह, बेटी की तरह, और वो एक नारी भी है। मैं कहता हूँ हम बहुत ही सहनशील है बेटियों के लिए। हमारा देश भारत अपनी बेटियों का, किसी भी देश की बेटी है, अगर हमारे देश के अंदर है तो हम उसके लिए, अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़े। और गुलाम हैदर की बेटी नहीं है, वो हमारे भारत की बेटी है, वो हमारे सूर्य वर्मा की बेटी है, वो सूर्य वर्मा की बेटियां हैं। हम नहीं हट रहे पीछे, हम उन बेटियों का दिल से सम्मान करता हूं मैं, गुलाम हैदर की बेटियों का, कि वो बेटियां हमारी हैं, हमारी सरिता कठेत बहन की बेटी हैं, आपकी बेटी है, सूर्य वर्मा की बेटी है, और पूरे भारत की बेटियां हैं वो। और हम अपनी बेटियों पर कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे, और चाहे वो भारत की बेटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की बेटी हो, चाहे वो पाकिस्तान की बेटी क्यों ना हो, महिला कहीं की हो, बच्ची कहीं महिला की, कहीं की महिला है, पूरी दुनिया की। मैं खुल के कहता हूँ, वो चाहे पाकिस्तान की बेटी है, हम पाकिस्तान की हर बेटी, मैं पाकिस्तान की हर बेटी का, मैं अपनी बेटी बहन और बिल्कुल पानी करने पिछोर है, बिल्कुल बिल्कुल सरिता दीदी, हम उस बेटी का, जी हम उस बेटी का सम्मान होने वाले। जी बिल्कुल सर, मैं आपके सरिता हमारी जो बहन है, बिल्कुल मैंने आज अभी मैंने देखा था, इसलिए मैं अभी घर पे हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं किसी इमरजेंसी से हूँ, तो अभी मेरा टाइम लग रहा है, अभी 2-3 दिन और लगे, मैं दिल्ली आऊंगा। तो भाई अल्लाह भाई, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई है, और आपके चैनल पे मैं आज आया, और सभी जो दर्शक देख रहे हैं,
भाई मैं चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे हिंदुस्तान के, चाहे पूरी दुनिया के, मैं जरूर ये कहूंगा कि हम बेटियों के साथ हैं, गुलाम हैदर के बच्चों के साथ हैं, गुलाम हैदर के साथ हैं, और जब तक उनके नहीं मिलेंगे हम दिल से आवाज उठाते रहेंगे भाई। और मैं दिल से कहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि गुलाम हैदर के बच्चे उसकी गोद में खेलेंगे, उसके कंधे पे चढ़ेंगे, उसके सिर पे बैठेंगे और अपने पिता, असली पिता के पास पहुंचाएंगे। जय हिंद। आपका बहुत शुक्रिया सूर्या भाई। और अब ये अल्लाहू पे डेली लाइव चलने वाला है, ये पहले बता रहा हूँ मैं। सर मैं देखिए, मैं पक्का नहीं, मेरे पास सही में अभी टाइम नहीं है। मैं अभी कल और परसों 2 दिन में बहुत बिजी हूँ, मैं कह नहीं सकता कि जी। तो मैं 2 दिन मेरे पास बहुत ही इमरजेंसी जिसे कहते हैं ना, इमरजेंसी है 2 दिन। मैं 2 दिन नहीं आऊंगा किसी भी लाइव पे। मैं पहले बोलता हूँ कि मेरे ये 2 दिन बहुत ही आसान करे। जब आप बिजी होंगे तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आएंगे। सरिता बहन को राधे राधे। राधे राधे भाई, राधे राधे, टेक केयर। अरे बहन, अभी मैं आपको कहा कि ये तो 2 घंटे होने वाले हैं। ये तो पता भी नहीं चला। और कसम से अपना हमारी तो बातें अभी तो शुरू ही नहीं थी हमारी बातें। ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है हमने बात ही नहीं की। अभी तो आप समझे। चले, अच्छी बात है। पहला लाइव वार्म अप हमारा लाइव था, ठीक है, अल्लाह का सबसे पहला लाइव था। और मैं ये समझता हूं कि हमारी खुशकिस्मती है कि जो लोग अल्लाह टीवी की जीनत बने रहे, आप हैं और सूर्या भाई हैं, वो पहले लाइव में मेरे साथ आ गए। ये मेरी लक है, ठीक है। और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें पहले मुझे मौका दिया आपने। थैंक यू सो मच। सबसे पहले यकीन करें, पहला मैसेज मैंने आपको किया। मैं कहा सरिता दीदी, फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं, मुझे थैंक यू बोलिए, क्योंकि भाई आज अपने स्टेज से आए। तो मैंने कहा मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कैमरे के पीछे ही देखा था, कभी ऐसे देखा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बस बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम हैदर भाई के बच्चे सुरक्षित अपने मुल्क पहुंचते हैं। बिल्कुल, कल इंशाल्लाह हैदर को भी मैं साथ लूंगा, इंशाल्लाह लाइव पे लूंगा। जरूर। मुझे खुद हैदर ने इतनी बार बोला, मेरे को उनसे बहुत सारी बातें ऐसी करनी है कि जिन बातों को लेके वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उनको कंफर्टेबल फील करवाना है। उनको थोड़ा सा ना कुछ उनको मोटिवेट करना है। उनको बोलना है कि आपको किसी भी चीज को लेकर ना वो इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है, क्योंकि जब तक हम बच्चों के बारे में बोलेंगे नहीं। हाँ ठीक है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें हम बच्चों को नहीं ला सकते हैं, वो चीज हमें भी पता है। लेकिन उस दिन बिटिया की तबीयत खराब थी, कोई दूसरा लड़का आके उसको जिस तरह से पकड़ रहा था, तो वो हमें अनकंफर्टेबल लगा और वो नहीं लगा हमें कि वो गुड टच है। देन उनके घर में मिलने वाले बहुत सारे आते हैं, बेटियां वहां पे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी माँ को तो आपको पता ही है, मिलने वालों से फुर्सत नहीं मिलती है। बच्चियां कहाँ हैं, किसके घर में हैं, क्या खा रही हैं, खा भी रही हैं कि नहीं खा रही हैं, और लोग ना अपने घर में सोते हैं। तो उस सब चीज से लेके थोड़ा सा उनको पक्का करना है। और बस वो अगले महीने यहाँ आ रहे हैं, वो लोग के आप देखिएगा उनकी किस तरह हम लोग खिदमत करते हैं। अच्छा दीदी, मैं रात को बैठ के ये सारा प्लान, क्योंकि मैं एकदम से आया हूँ, आपको पता है मेरा कोई प्लान नहीं था लाइव आने का। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा यार आज मैं लाइव आने की कोशिश करता हूँ, फर्स्ट टाइम ना। तो वो लिंक्स देना और ये सारा कुछ करना, तो फिर मैंने सबसे पहले आपको कहा, मैंने कहा बहन आ जाए, आज मैं लाइव भी आने लगा, ठीक है। और अब हम इंशाल्लाह डेली करेंगे, इसको प्लान करेंगे और इंशाल्लाह आवाज उठाते रहेंगे। आपको मेरी तरफ से नहीं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ से सलाम है और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, हाथ जोड़ के। पूरी आवाम को प्यार है, मेरी तरफ से पूरी आवाम को सलाम है। बहुत शुक्रिया।
तमाम लोगों का Thank you जो so हमारे much. साथ जुड़े, जिन्होंने देखने कमेंट्स वालों दिए, के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत उनका बहुत भी बात धन्यवाद। करूंगा। जितने कमेंट आप लोगों ने किए, हम कमेंट पढ़ नहीं पाए क्योंकि हम लोगों की कन्वर्सेशन ही पूरी नहीं हुई अभी तो किसी के भी कमेंट नहीं और पढ़ पाए, इसलिए हम लोग माफी चाहते हैं। पर मैंने जितने देखे कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे थे और कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। तो अब दूसरे दिन से हम ऐसे करेंगे, जैसे 4-5 पैनलिस्ट होंगे तो एक बंदा कमेंट जरूर हम पढ़ेंगे और कमेंट के जी। जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। और तो दूसरी बात इसी ये के कि साथ मैं भी केस के हवाले से जो 10 केसेस मोमिन मलिक साहब ने डाले हुए हैं, हम उनको भी डेली डिस्कस करेंगे कि फला Actually, केस डला है बिल्कुल और ठीक हो जाता है तो गलत ठीक हो जाता है तो कुछ कुछ टाइम के लिए उनको भी हम लाया करेंगे ताकि लोगों जी जी को आपके चैनल के द्वारा भी बता सकें। जी 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 वो उन्होंने जितने भी आर्टिकल्स ऊपर और वो शिक लगाई है ना, उसको हम जी 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 बकायदा डिस्कस करेंगे। पैनलिस्ट हमारे पास फयाज भाई भी बैठे हुए हैं, एक दो और भी बिल्कुल हैं, इंशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, उनको भी हम ज्वाइन करेंगे। इंडिया से भी दोस्त है, वो सब लोग जमा होके उस आर्टिकल पे बात करेंगे। भाई इस आर्टिकल में क्या क्या सजाएं हैं, किस तरह हैं जी और किस तरह इनमें मतलब इसको मजीद इसके ऊपर किया जाता है। सिस्टर बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो बहुत मच भाई, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कल कल मेरी बात सुन लें, मुझे पता आप बहुत लाइफ में जाती हैं, बहुत मसरूफ होती हैं। आपने ना मेरा टाइम रखना है, ये मैं पहले बता दूं, डेली का। जरूर 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 ठीक है, जरूर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी, अल्लाह के हवाले, बहुत शुक्रिया।